नेक्स्ट हम पढ़ते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर की प्रॉपर्टीज़। तो प्रॉपर्टीज़ ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। कई बार आपका क्या है जेईई मेंस में आपका प्रॉपर्टीज़ ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर उठ के डायरेक्टली क्वेश्चन आ चुका है। तो ये उसकी क्या आपकी बेसिक प्रॉपर्टी है। नेक्स्ट स्लाइड में मैं आपको उसके इक्वेशन और इनइक्वलिटी वाली प्रॉपर्टी बताने वाला हूँ। तो स्टार्ट करते हैं। पहली प्रॉपर्टी क्या बोलता है, ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स की जो वैल्यू होती है विच इज़ ऑलवेज आपका क्या लेस देन इक्वल्स टू एक्स होगी, बट ऑलवेज ग्रेटर देन आपका क्या होगा एक्स माइनस वन होगी। अच्छा, अब ये वैल्यू आपकी इसकी डेफिनेशन है, मतलब ये चीज़ आपका क्या किसी भी ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स की उसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी आपकी एक्स के इक्वल होगी, और वो कब होगी जब एक्स की वैल्यू क्या होगा आपका इंटीजर, और जो उसकी मिनिमम वैल्यू होगी उससे वन कम से जस्ट थोड़ी सी बड़ी होगी। कैसे, जैसे मैं बता दूं 2.999 उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू बोलूँ तो उसकी वैल्यू क्या आपकी 2 होगी। तो मतलब यहाँ पे ऑलमोस्ट उसने आपका क्या 0.9999 कम किया, मतलब ऑलमोस्ट 1 कम किया। तो यहाँ पे इस वजह से मैंने इंक्लूड नहीं किया है, यहाँ पर क्या है यहाँ पे एक्सक्लूड, उससे जस्ट बड़ी वाली वैल्यू होगी। ठीक है। सेकंड जो प्रॉपर्टी है आपकी ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ ग्रेटेस्ट, कितने टाइम भी आपका है उसकी वैल्यू क्या आपकी ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स आएगी। उसका रीज़न क्या होगा, जैसे आपको कुछ ऐसा दिया हो ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स का ग्रेटेस्ट इंटीजर। अब देखो पहली बार ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स आ गया तो ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स आउटपुट क्या देगा आपका इंटीजर देगा। तो इनपुट के अंदर क्या आपका इनपुट आ जाएगा, इनपुट के अंदर इंटीजर आ गया, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ इंटीजर उसकी वैल्यू क्या होगी आपकी इंटीजर। तो भले यहाँ पे आपका क्या होगा कितनी बार भी आए एक बार में जो आउटपुट दिया वही आपका क्या है n टाइम्स ग्रेटेस्ट इंटीजर आया उसकी वैल्यू आपकी क्या होगी सेम रहेगी। ठीक है। नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी मैं बात करूँ ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स अप टू n टाइम्स आपका क्या ग्रेटेस्ट इंटीजर आ गया, उसकी वैल्यू क्या होगी आपकी n इंटू ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स आएगी। मतलब कितनी बार भी आपका क्या ग्रेटेस्ट इंटीजर एक के बाद एक के बाद एक के बाद कंबाइन आपका क्या लग रहे हो तो उसकी वैल्यू n इंटू होगी। ठीक है। कैसे होगा इसका वेरीफाई करके देखते हैं एक एग्जांपल की हेल्प से। एग्जांपल मैं ले लेता हूँ, जैसे मान लो वैल्यू ऑफ निकालनी है आपका 2.8 का ग्रेटेस्ट इंटीजर प्लस 2.8 का ग्रेटेस्ट इंटीजर प्लस 2.8 का ग्रेटेस्ट इंटीजर प्लस 2.8 का ग्रेटेस्ट इंटीजर, 4 टाइम ग्रेटेस्ट इंटीजर है तो मैं इसको ऐड कर दिया। अच्छा, अब देखो ये इस फॉर्म का है तो फॉर्मूले के अकॉर्डिंग डायरेक्टली मैं इसका आंसर बोल सकता हूँ आपका 4 टाइम ग्रेटेस्ट इंटीजर आ गया और 1 टाइम ग्रेटेस्ट इंटीजर 2.8। तो 2.8 का ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू क्या आपकी 2, तो 4 इंटू 2 मतलब आंसर क्या होगा आपका 8। एक बार वेरीफाई कर लेते हैं कि आपका सेम आंसर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। देखो सबसे पहले क्या करूँ 2.8 का ग्रेटेस्ट इंटीजर, 2.8 के ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी 2। अब देखो 2.8 प्लस 2 ये क्या जाएगा आपका 4.8, तो 4.8 का ग्रेटेस्ट इंटीजर 4.8 का ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू क्या जाएगी आपकी 4। तो यहाँ पे वैल्यू क्या जाएगी आपकी 4 प्लस 2.8 ये क्या जाएगा आपका ग्रेटेस्ट इंटीजर 6.8, ग्रेटेस्ट इंटीजर 6.8 उसकी वैल्यू क्या जाएगी आपकी 6। तो ये आपका क्या होगा 6, और यहाँ पे क्या आपका 2.8 प्लस 6 तो क्या जाएगा ग्रेटेस्ट इंटीजर 8.8, ग्रेटेस्ट इंटीजर 8.8 की वैल्यू क्या जाएगी आपकी 8। ये उसका क्या होगा आपका आंसर। ओके, आई होप बेटा इसका आपका डेरिवेशन मिल गया। तो आपको डेरिवेशन याद रखने की ज़रूरत नहीं है, सीधा फॉर्मूला याद रखो। ठीक है। चलो नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी है आपके ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स प्लस इंटीजर। तो इंटीजर आपका क्या ग्रेटेस्ट इंटीजर से बाहर आ जाएगा, डायरेक्टली मैं बोल सकता हूँ उसको ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स प्लस आपका इंटीजर आ जाएगा। कैसे, जैसे आपका बोलो 4.6 ले रखा है तो 4.6 को मैं बोल सकता हूँ ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 4. इसको बोल सकता हूँ 2.6 प्लस 2 बोल सकता हूँ। अच्छा, अब देखो डायरेक्टली मैं यदि प्रॉपर्टी से करता है तो ग्रेटेस्ट इंटीजर 4.6 की वैल्यू क्या जाएगी आपकी 4 हो जाएगी। अच्छा, मैं यहाँ पे प्रॉपर्टी लगाता हूँ ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स प्लस आई, तो यहाँ पे मैं बोल सकता हूँ ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 2.6 प्लस 2, 2.6 का ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू क्या जाएगी आपकी 2 प्लस 2 मतलब आंसर क्या होगा आपका 4। सेम ही आपका आंसर आ रहा है, तो मतलब ये प्रॉपर्टी भी आपकी वैलिड है, डायरेक्टली आपको याद रखनी है। नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी है आपकी, ये चीज़ याद रखना, कई बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ माइनस ऑफ एक्स इज इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स। उसका रीजन सीधा सा एक प्रॉपर्टी से हेल्प से देख सकते हो। ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 1.2 उसकी वैल्यू क्या जाती है आपकी 1 होती है, लेकिन मैं बोलूँ माइनस 1.2 के ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू, इसकी वैल्यू क्या होगा आपकी माइनस ऑफ 2 होगी। तो दोनों की वैल्यू क्या होगी आपकी इक्वल नहीं होगी। ठीक है। अच्छा, अब इस प्रॉपर्टी का यूज करके मैं बोल सकता हूँ ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ माइनस एक्स। अब उस केस में 2 वैल्यू पॉसिबल होगी, या तो आपका क्या होगा x की वैल्यू इंटीजर होगी या फिर x की वैल्यू नॉन इंटीजर। इन केस x की वैल्यू इंटीजर होगी तो उसकी ग्रेटेस्ट इंटीजर प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर माइनस एक्स उसकी वैल्यू क्या होगी आपकी 0। एग्जाम्पल ले लो 2, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर 2 उसकी वैल्यू 2, ग्रेटेस्ट इंटीजर -2 उसकी वैल्यू -2, तो 2 -2 मतलब क्या होगा आपका 0। लेकिन जब x की वैल्यू इंटीजर नहीं होगी तो उसके ग्रेटेस्ट इंटीजर x प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर माइनस एक्स उसकी वैल्यू क्या होगा आपकी -1।
ये आप देख सकते हो इस एग्जांपल से, ग्रेटेस्ट इंटीजर 1.2 प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ -1.2, 1 -2, मतलब इसका रिजल्टेंट क्या होगा आपका -1। तो मतलब ग्रेटेस्ट इंटीजर x प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर माइनस एक्स हमेशा दो वैल्यू कंटेन करेगा, या तो आपका क्या होगा 0 होगी या फिर आपकी क्या होगी -1 होगी। नेक्स्ट ये प्रॉपर्टी आपकी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, इस प्रॉपर्टी पे आपका क्या जेई एडवांस में एक बार क्वेश्चन आ चुका है कि प्रॉपर्टी क्या दे रखी है, ऐसा नहीं था मतलब डायरेक्टली इस पर नहीं आया था, इसका लिंक था थोड़ा बहुत, इसके बाद आपका कंसेप्चुअली भी कर सकते हैं। प्रॉपर्टी क्या है, ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स प्लस 1/n प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स प्लस 2/n प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स प्लस 3/n एंड सोन चल रहा है, ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स प्लस n-1/n। यहाँ पे x की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, इंटीजर या नॉन इंटीजर। तो ऐसे केस में उसका जो आंसर होगा डायरेक्टली आपको याद रखना है ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ nx होता है। अगेन मैं रिपीट कर रहा हूँ, ये सीरीज कहाँ तक जाएगी, जो लास्ट नंबर क्या जाएगा आपका n-1 प्लस n-1/n, यहाँ तक जाना चाहिए, तब उस केस में आपका क्या होगा nx होगा। इसके अलावा मान लो कुछ और होगा ना, तो फिर उस केस में अपन लॉजिकली करेंगे। कैसे आए आईटी क्वेश्चन अपन देखते हैं इसमें, उसके पहले एक बार प्रॉपर्टी और देख लेते हैं। 8th प्रॉपर्टी इंपॉर्टेंट नहीं है, बस आपको याद रखनी है, डायरेक्टली एक क्वेश्चन है, मॉड्यूल में भी एक क्वेश्चन है, आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड आपका आंसर याद रखना है। यदि प्रॉपर्टी याद है तो डायरेक्टली आप टिक करोगे। प्रॉपर्टी क्या रहेगी, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ n प्लस 1/2 प्लस n प्लस 2/4 का ग्रेटेस्ट इंटीजर प्लस n प्लस 4/8 का ग्रेटेस्ट इंटीजर एंड सोन। यहाँ पे थोड़ा ध्यान से देखो, ये आपका क्या 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, मतलब एक बड़ी सी वैल्यू आ रही है एंड सोन लेकर जा रहा है एन टर्म पे, ग्रेटेस्ट इंटीजर n प्लस 2 की पावर n-1/2 की पावर n। इसमें n की वैल्यू यदि इंटीजर होगी उसी केस में आपका क्वेश्चन बनेगा, बाकी आपका क्वेश्चन नहीं पूछेगा। तो इसका डायरेक्टली आपका आंसर याद रखेंगे, जितनी नंबर ऑफ टर्म होगी वही उसका आंसर, मतलब यहाँ पे इसका आंसर क्या होगा आपका n, और डायरेक्टली आप आंसर टिक करना और आगे बढ़ जाना। कैसे क्वेश्चन है, मॉड्यूल में क्वेश्चन करोगे आप डायरेक्टली आंसर टिक कर लोगे, पता चल जाएगा। ठीक है, अब इस प्रॉपर्टी पे बेस एक बार जो आईटी क्वेश्चन है वो अपन सोल्व कर लेते हैं। तो क्वेश्चन आया था आपका, इवेल्युएट ग्रेटेस्ट इंटीजर 1/2 प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर 1/2 प्लस 1/100 प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर 1/2 प्लस 2/100 प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर 1/2 प्लस 3/100 से लेके ऐसा दे रखा है ग्रेटेस्ट इंटीजर 1/2 अपॉन 201/100। इसका आपका आंसर निकालना था। अच्छा, अब ऐसे केस में यदि कोई डायरेक्टली इससे आंसर निकाले तो आंसर क्या होगा आपका, गलत हो जाएगा। उसका रीजन क्या मैंने बोला, x प्लस n-1/n तक जाना चाहिए, जबकि ये जो नंबर है n-1/n नहीं है, मतलब उससे आपका क्या बड़ा है। तो ऐसे केस में थोड़ा सा लॉजिक भी आपको लगाना पड़ेगा। तो लॉजिक लगाने के लिए क्या कर देता हूँ, इसकी फॉर्मूले में टोटल आपकी क्या है 201 प्लस 1, 202 टर्म्स है। तो उन 200 टर्म्स को मैं देखता हूँ, ऑब्जर्व करता हूँ कैसे कैसे उनका बिहेवियर है। ठीक है, तो मैं इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 1/2 प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 1/2 प्लस 1/100 प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 1/2 प्लस 2/100 एंड सोन में इसको बोल सकता हूँ ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 1/2 प्लस 99/100। ये मैंने क्या आपका फॉर्मूले की रिप्रेजेंट कर दिया। प्लस उसके बाद आगे जो बोलूँ, ग्रेटेस्ट इंटीजर 1/2 प्लस 100/100 प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 1/2 प्लस 101/100 एंड सोन उसको मैं थोड़ा सा ध्यान से मैं बोल सकता हूँ ग्रेटेस्ट इंटीजर 1/2 प्लस 149/100 प्लस उसको मैं ब्रेक कर दिया आपका ग्रेटेस्ट इंटीजर 1/2 प्लस 150/100 प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 1/2 प्लस 151/100 एंड सोन ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 1/2 प्लस 201/100। बाकी सारी टर्म्स को मैंने ऐसे रिप्रेजेंट कर दिया। ऐसा क्यों किया, उसका लॉजिक आपको समझ में आ जाएगा। ये आपका क्या है, स्टैंडर्ड फॉर्मूला हो गया, ग्रेटेस्ट इंटीजर x प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर x प्लस 1/n, ग्रेटेस्ट इंटीजर x प्लस 2/n से लेकर ग्रेटेस्ट इंटीजर x प्लस n-1/n। तो इसका आंसर तो मैं क्या बोल सकता हूँ डायरेक्टली n इंटू एक्स। तो n क्या दे रखा है आपका, नंबर ऑफ टर्म्स। तो नंबर ऑफ टर्म्स कितनी बेटा आपकी, यहाँ से देखो 1 से लेके 99 वहाँ तक आपका क्या है 99 और प्लस ये आपके क्या है 100, टोटल 100 टर्म है। तो यहाँ पे बोल सकता हूँ आपका इसका आंसर क्या होगा, n का मतलब आपका क्या है 100 इंटू एक्स, एक्स की वैल्यू क्या जाएगी आपकी 1/2, मतलब 100 इंटू 1/2, ये उसका क्या होगा आपका आंसर। अब थोड़ा ध्यान से देखो, 100/100 उसकी वैल्यू क्या है आपकी 1,
तो 1 प्लस 1/2 मतलब ये आपका क्या हो जाएगा, आपका 1.5। 1.5 के ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू क्या जाएगी आपकी 1। 1.01 अपॉन 1/2 मतलब 1.51। 1.51 का ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू क्या जाएगी, अगेन 1। एंड सोन चलता रहेगा, कहाँ तक चलता रहेगा आपका 0.49। इसका मतलब आपका क्या है 1.49 प्लस 0.5 का मतलब आपका ग्रेटेस्ट इंटीजर 1.99 है, उसकी वैल्यू क्या जाएगी आपकी 1 आ जाएगी। मतलब यहाँ से और यहाँ तक जितनी भी टर्म होगी उन सब की वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी 1 आएगी। तो मतलब कितनी टर्म है, देखो कहाँ से स्टार्ट हो रही है 101 से लेके आपका क्या है 149 तक। तो 101 से 149 तक आपकी क्या होगी 149 प्लस ये 100 वाले इंक्लूड करूंगा तो टोटल कितनी होगी 50 टर्म्स। तो ऐसी क्या होगी आपकी 1 प्लस 1 प्लस 1 एंड सोन आपका 1 और कितनी टर्म बन रही है यहाँ पे 50 टर्म्स बन रही है। अच्छा, अब उसके बाद इसका आंसर देखो तो यहाँ पे आपका क्या होगा 150 अपॉन 100, इसकी वैल्यू क्या आपकी 1.5 प्लस 1/2 मतलब आपका 0.5। तो 1.5 प्लस 0.5 मतलब आपका क्या ग्रेटेस्ट इंटीजर 2। ग्रेटेस्ट इंटीजर 2 की वैल्यू क्या जाएगी आपकी 2। इसकी वैल्यू बात करूँ तो 1.51 प्लस 0.5 तो मतलब आपका ग्रेटेस्ट इंटीजर 2.01। ग्रेटेस्ट इंटीजर 2.01 उसकी वैल्यू भी क्या होगी आपकी 2। सिमिलरली मैं बोल सकता हूँ 2.01 प्लस 1/2 मतलब आपका क्या आ जाएगा ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 2.51, उसकी वैल्यू भी क्या आ जाएगी आपकी 2। मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक जितनी भी टर्म्स होगी उनके ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी 2। तो मैं बोल सकता हूँ आपका 2 प्लस 2 प्लस 2 और कितनी टर्म है देखो कहाँ से स्टार्ट हो रही है आपकी 150 से स्टार्ट हो रही है। 151 से लेके 200 तक होगी आपकी 50 टर्म्स। तो 150 वाली आपकी क्या होगी आपकी 51 टर्म्स और 201 वाली आपकी क्या होगी एक और टर्म, मतलब टोटल आपके क्या होंगे 52 टर्म्स। तो मैं बोल सकता हूँ यहाँ पे 52 टर्म्स। जनरली यहीं पे बच्चे मिस्टेक कर देते हैं, यहाँ पे क्या करते हैं 49 टर्म्स और यहाँ पे आपका क्या है 51 टर्म्स, उसके बेसिस पे आपका आंसर गलत करते हैं। एक चीज़ याद रखना 201 से लेके आपका क्या 150 तक है, तो इसका आपका बेसिक मैथमेटिक्स में बताया हुआ टोटल नंबर ऑफ टर्म क्या होगा लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म प्लस 1 होता है। याद करो 11th क्लास में ऐसा कुछ पढ़ाया गया था, ठीक है। तो इसका मैं बोल सकता हूँ ग्रेटेस्ट इंटीजर 50, ग्रेटेस्ट इंटीजर 50 की वैल्यू क्या जाएगी आपकी 50 प्लस ये 50 टर्म्स, उसका आंसर क्या होगा आपका 50 प्लस 52 टर्म्स इंटू 2 मतलब इसका आंसर क्या आपका 104। तो टोटल आंसर क्या होगा आपका 204। यही इस क्वेश्चन का क्या रहेगा आपका आंसर। आई होप बेटा ये चीज़ आपको समझ में आई होगी, ठीक है। तो अब देखते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर की जो बाकी इक्वेशन वाली प्रॉपर्टी थोड़ी सी टफ पड़ सकती हैं, इसलिए उसके ऊपर थोड़ा सा और फोकस करना। तो आगे प्रॉपर्टी देखते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स की। तो प्रॉपर्टी नंबर 7 है ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स की वैल्यू यदि एन के इक्वल हो और n यहाँ पे आपका क्या इंटीजर हो तो उस केस में मैं बोल सकता हूँ x की वैल्यू क्या रहेगी आपकी क्लोज इंटरवल n से लेके n+1 ही होगी। कैसे होगी एक एग्जांपल के हेल्प से देखो, ग्रेटेस्ट इंटीजर x की वैल्यू आपकी क्या है 2। अच्छा, अब बताओ किसी भी इनपुट का ग्रेटेस्ट इंटीजर उसकी वैल्यू 2 कब होगी, जब इनपुट आपका क्या है 2, ग्रेटेस्ट इंटीजर 2 की वैल्यू क्यों 2, 2.1 के ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू भी क्या आपकी क्या होगी 2, 2.5 के ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू भी 2, 2.999 के ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू भी आपकी क्या होगी 2। लेकिन जैसे ही ग्रेटेस्ट इंटीजर 3 आएगा तो उसकी वैल्यू क्या जाएगी आपकी 3। मतलब 2 से लेके 3 के बीच की जितनी भी इनपुट रहेगी तो उस केस में ग्रेटेस्ट इंटीजर x की वैल्यू क्या रहेगी आपकी 2। तो मैं यहाँ पे बोल सकता हूँ x बिलोंग्स टू क्या रहेगा आपका 2 से लेके आपका क्या 3 के बीच की जितनी वैल्यू है, तो यहाँ पे ये उसका क्या होगा आपका आंसर। अच्छा, इन केस यहाँ पे n बिलोंग्स टू इंटीजर नहीं दिया होता तो मैं क्या करता हूँ उससे छोटे वाला इंटीजर लेता, मतलब उसकी वैल्यू कब होगी, जैसे मान लो आपके यहाँ पे वैल्यू दे रखी है आपको 5/2, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर x इज इक्वल्स टू आपका क्या है 5/2, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर x 5/2 उस केस में कब आएगी 5/2 का मतलब इंटीजर मतलब 2, तो मैं इसका आंसर क्या करूँगा आपका 2 के अकॉर्डिंग जो आंसर होगा वही मैं आपका आंसर दूंगा। तो इन केस n बिलोंग्स टू इंटीजर नहीं हो तो अपन ऐसे चेंज कर सकते हैं, वैसे मैक्सिमम केस में जितने भी क्वेश्चन रहेंगे वहाँ पे n बिलोंग्स टू आपका इंटीजर टाइप का ही कुछ दिया होगा, नहीं दिया हो तो मैं उससे छोटे वाला इंटीजर में ले लूँगा, ठीक है। नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी है आपकी इनइक्वलिटी इन ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स है, प्रॉपर्टी नंबर 8 है। तो ये थोड़ी सी अभी आप लोगों के लिए टफ पड़ सकती है, बस इसको लॉजिकली सोचना, मैं एक्सप्लेन करूंगा उसको एग्जांपल की हेल्प से देने की, पर आप कोशिश करना उसको लॉजिकली समझने की, ठीक है। तो ये रिजल्ट यदि याद रहे तो बेटर है, नहीं भी याद है कोई बात नहीं, लॉजिकली सोच के अपन आंसर दे सकते हैं। कैसे, पहली प्रॉपर्टी क्या दे रखी है, इफ ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स इज ग्रेटर देन एन और एन यहाँ पे इंटीजर हो तो उसका जो आंसर होगा वो क्या जाएगा आपका x बिलोंग्स टू n+1 से लेके आपका क्या होगा इन्फिनिटी, ये उसका आंसर होगा। आपको याद रखना है कैसे होगा देख लेते हैं। जैसे आपको ऐसा दिया ग्रेटेस्ट इंटीजर x की वैल्यू आपकी क्या दे रखी है आपकी ग्रेटर देन 2, तो उस केस में x की वैल्यू क्या होगी। अब x की वैल्यू मैं क्या सोचूंगा आपका 2 वैल्यू पे रखूंगा तो आपका 2 इज ग्रेटर देन 2 इज ग्रेटर देन 2 तो आपका क्या होगा सेटिस्फाई नहीं करेगा। उससे छोटी रखूंगा
1.5 भी ग्रेटर देन 2, मतलब छोटी तो वैसे ही सेटिस्फाई नहीं करेगा, मतलब आगे की वैल्यू चेक करनी पड़ेगी। मैं रखूँगा 2.5 का ग्रेटेस्ट इंटीजर अगेन क्या आपका 2 इज ग्रेटर देन 2, वो भी सेटिस्फाई नहीं करेगा। 2.99 के ग्रेटेस्ट इंटीजर उसकी वैल्यू भी आपकी क्या है 2, वो भी सेटिस्फाई नहीं करेगा। लेकिन जैसे मैं रखूँगा 3 का ग्रेटेस्ट इंटीजर रखूँगा तो क्या आपका 3 इज ग्रेटर देन आपका क्या है 2, वो उसको सेटिस्फाई करेगा। उसके आगे जितनी वैल्यू रखो, मान लो 5 रखो 6 रखो, सबका ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू क्या होगी आपकी 2 से बड़ी होगी। तो मतलब ग्रेटेस्ट इंटीजर x इज ग्रेटर देन 2 होता है, इसका मतलब आपका क्या है x की वैल्यू क्या हो जाएगी, दैट शुड बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू आपका क्या होगा 3 होगा। तो उस केस में ग्रेटेस्ट इंटीजर का वैल्यू क्या आपका क्या जाएगी आपकी ग्रेटर देन 2। इसका मतलब मैं बोल सकता हूँ x बिलोंग्स टू क्या जाएगा 2 + 1, मतलब आपका 3 से लेके आपके इन्फिनिटी, यही उसका क्या होगा आपका आंसर। आई होप बेटा ये लॉजिक आप समझ में गए होगे। तो डायरेक्टली या तो फॉर्मूला याद रखना या फिर लॉजिकली सोचना, ठीक है। सेकंड आपका क्या फॉर्मूला है आपका ग्रेटेस्ट इंटीजर x दैट शुड बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू n। तो उस केस में मैं बोल सकता हूँ x की वैल्यू क्या रहेगी आपकी n से लेके आपकी इन्फिनिटी रहेगी। सेम चीज आप सोचो, ग्रेटेस्ट इंटीजर x की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल्स टू आपका क्या है 2। तो अब उस केस में 2 से छोटा वैल्यू तो सेटिस्फाई नहीं करेगा, तो उधर चेक करने की जरूरत नहीं। अब मैंने रखा आपका 2, तो 2 इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2, तो ग्रेटर देन तो ट्रू नहीं लेकिन इक्वल्स टू 2 हो तो आपका क्या 2 पे सेटिस्फाई करेगा। 2.5 का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या है आपका 2 इज ग्रेटर देन 2, वो सेटिस्फाई करेगा। 3 का ग्रेटेस्ट इंटीजर 3 इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2, वो भी सेटिस्फाई करेगा, मतलब सारी वैल्यू सेटिस्फाई करेगी। तो यहाँ पे मैं बोल सकता हूँ क्लियरली x इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू आपका क्या होगा 2, मतलब x की वैल्यू क्या आपकी 2 से लेके इन्फिनिटी डायरेक्टली उसका आंसर। यही मैंने क्या बोला है ग्रेटेस्ट इंटीजर x ग्रेटर देन इक्वल्स टू n, तो n बिलोंग्स टू इंटीजर, तो x की वैल्यू क्या आपकी n से लेके इन्फिनिटी। आई होप ये चीज़ आपको समझ में आएगी, लॉजिकली मैंने एक्सप्लेन किया है। थर्ड वाला क्या आपका ग्रेटेस्ट इंटीजर x की वैल्यू लेस देन n दे रखी हो और n बिलोंग्स टू आपका इंटीजर दे रखा है, तो उस केस में जो आंसर होगा x की वैल्यू क्या होगी माइनस इन्फिनिटी से लेके आपका क्या होगा n होगा। अच्छा अभी यहाँ पे n आपका इंटीजर हो सकता है, अगर आपका चाहे पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, दोनों के केस में आपका क्या सेम आंसर होगा। कैसे, मैं चलो एक नेगेटिव वैल्यू की हेल्प से बता देता हूँ। जैसे मैं बोल दिया आपका ग्रेटेस्ट इंटीजर x की वैल्यू आपका क्या दे रखी लेस देन -1, तो उस केस में अब मैं सोचूं इसका आंसर चेक करूं, तो यहाँ पे आपका क्या -1 से जो छोटी वैल्यू रखी मैंने रख दी -1.5, तो -1.5 की ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या जाएगा आपका -2, तो -2 इज लेस देन आपका क्या होगा -1, वो उसको क्या करेगा आपका सेटिस्फाई कर रहा है, बिल्कुल सेटिस्फाई करेगा आपका। -2 इज लेस देन आपका क्या होगा -1, उसको सेटिस्फाई करेगा। मैं उसके और छोटे की वैल्यू रखूँ आपका क्या -2.5 का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा आपका -3 इज लेस देन -1, वो आपको सेटिस्फाई करेगा। प्रॉब्लम कहाँ पे होगी, जब इसकी वैल्यू आपके क्या होगी इसके आसपास, तो मैं क्या चेक करूँ ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू मैंने -1 रखी, तो -1 का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या आपका -1 इज लेस देन -1, ये उसको सेटिस्फाई नहीं करेगा, ठीक है। तो उस केस में जब आपका क्या दे रखा है उसके आगे की वैल्यू रखूँ 0.5, तो मैंने वो बोल दिया आपका क्या ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू आपका क्या एक दी मैंने -0.5, तो -0.5 का ग्रेटेस्ट इंटीजर भी क्या होगा आपका -1, वो भी उसको सेटिस्फाई नहीं करेगा। मतलब आपका क्या है -1 से जो लेफ्ट वाली वैल्यू है वो उसको सेटिस्फाई कर रही है, उसके आगे वाली सेटिस्फाई नहीं कर रही। तो जब भी आपका क्या ग्रेटेस्ट इंटीजर x की वैल्यू लेस देन आपका क्या -1, तो इसको क्लियरली बोल सकता हूँ x शुड भी आपका क्या होगा लेस देन आपका क्या होगा -1, या x बिलोंग्स टू -इन्फिनिटी से लेके -1 ओपन इंटरवल, ये उसका क्या होगा आपका आंसर। आई होप ये लॉजिकली समझ में आया होगा। लास्ट जो फोर्थ है थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, मतलब चेंजेस कहाँ पे आए थे, एक इसमें चेंज आते हैं एक इसमें चेंज आते हैं, यहाँ पे याद रखना। लास्ट के तरह है ग्रेटेस्ट इंटीजर x की वैल्यू लेस देन इक्वल्स टू n और n बिलोंग्स टू इंटीजर, तो यहाँ पे बोल सकता हूँ x की वैल्यू क्या जाएगी आपकी -इन्फिनिटी से लेके n+1, ये उसका आंसर हो गया। सिमिलरली आप इसको एक्सप्लेन कर सकते हो, इसको लॉजिकली समझाने की जरूरत नहीं, एक आप खुद से समझ लेना, ठीक है बेटा। तो इस पे बेस ये रिजल्ट आपको याद रखने हैं और इस पे बेस कई बार क्वेश्चन आ सकते हैं, मतलब आज क्या है और आगे भी आने के चांसेस है। जनरली क्या करते हैं स्टूडेंट ये रिजल्ट भूल जाते हैं और कंफ्यूजन होकर की वजह से गलती कर देते हैं, तो आपको गलती नहीं करनी है, ठीक है। तो ऐसे एक दो एग्जांपल अपन देख लेते हैं इस पे बेस्ड, ठीक है। तो देखते हैं क्वेश्चंस। अब मान लो ऐसा आपको क्वेश्चन दे दिया आपको नंबर ऑफ या फिर सॉल्यूशन ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर x का होल स्क्वायर माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर x -6 इज इक्वल्स टू 0। अच्छा अब ये आपका क्या ग्रेटेस्ट इंटीजर में आपके क्या दे दी कोई इक्वेशन दे दी है, इसका सॉल्यूशन निकालना है। तो क्या करोगे, सबसे पहली चीज ग्रेटेस्ट इंटीजर x को मैं क्या बोल देता हूँ आपका t, तो ये क्वेश्चन क्या जाएगा आपका t² - t - 6 दैट शुड बी ग्रेटर इक्वल टू 0। इसके फैक्टराइज करूंगा, इसके फैक्टर्स क्या है आपके t² - 3t
प्लस 2t माइनस 6 इजिकल्स टू 0। तो फैक्टर क्या जाएंगे बेटा आपके पास t माइनस 3 इंटू टी प्लस 2 इजिकल्स टू 0। इसका मतलब t की वैल्यू क्या जाएगी आपकी 3 या फिर t की वैल्यू क्या जाएगी आपकी -2। t की वैल्यू 3 मतलब ग्रेटेस्ट इंटीजर x की वैल्यू क्या होगी आपकी 3 या फिर ग्रेटेस्ट इंटीजर x की वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी -2। ग्रेटेस्ट इंटीजर x की वैल्यू 3, तो मैंने क्या बोला था अभी प्रॉपर्टी पढ़ी, तो यहाँ पे बोल सकता हूँ x बिलोंग्स टू क्या रहेगा आपका 3 से लेके 3+1 मतलब आपका क्या है 4 ओपन इंटरवल, और ग्रेटेस्ट इंटीजर x की वैल्यू आपकी होगी -2, तो उसके मैं बोल सकता हूँ x की वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी -2 से लेके -2+1 मतलब आपका क्या है -1 ओपन इंटरवल। ये उसका क्या होगा आपका आंसर हो गया। आई होप इजी समझ में आई होगी। ठीक है, अच्छा अब इस टाइप के क्वेश्चन को डोमेन रेंज में भी दे सकता है। डोमेन रेंज में कैसे दे सकते हैं, जैसा मान लो आपका कोई क्वेश्चन दे दे, बोल देगी आपका क्या डोमेन ऑफ f(x) इजिकल्स टू ऐसा दे दिया आपका ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x का होल स्क्वायर -3 ग्रेटेस्ट इंटीजर x प्लस आपका क्या होगा 2। अच्छा, इसका डोमेन निकालना होगा। ठीक है, अब थोड़ा ध्यान से देखो, यहाँ पे क्या रहेगा रूट ऑफ f(x) आ गया, तो रूट ऑफ f(x) के लिए डोमेन के लिए मैंने क्या बोला था कि f(x) शुड भी आपका क्या ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, मतलब ये आपका इनपुट होगा। इनपुट का मतलब मैं बोल सकता हूँ ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x का होल स्क्वायर -3 ग्रेटेस्ट इंटीजर x प्लस 2, दैट शुड भी आपका क्या होगा ग्रेटर देन इक्वल्स टू आपका क्या होगा 0। अच्छा, अब मैं इसको सिंप्लीफाई करने के लिए मैं क्या करता हूँ, ग्रेटेस्ट इंटीजर x को मैंने बोल दिया आपका t बोल देता हूँ, तो यहाँ पे क्या आपका t² -3t प्लस 2 दैट शुड बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू आपका क्या है 0। इसके फैक्टर्स करूँगा तो क्या आ जाएगा आपका t -2 इंटू t -1 दैट शुड बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करूँगा तो क्या जाएगा आपका 1 कोमा आपका क्या होगा आपका 2, दोनों जगह पे आपका क्या होल पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव कौन सा रीजन आपका क्या है ये रीजन और ये रीजन, तो क्लियरली आपका आंसर मैं बोल सकता हूँ आपका t इज लेस देन इक्वल्स टू 1 और t इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू आपका क्या है 2 बोल सकता हूँ। यहाँ पे t की वैल्यू क्या है आपका ग्रेटेस्ट इंटीजर x इज लेस देन इक्वल्स टू आपका क्या है 1 और ग्रेटेस्ट इंटीजर x की वैल्यू क्या आपकी ग्रेटर देन इक्वल्स टू आपका क्या है 2। अच्छा, अभी हमने रूल पढ़ा था ग्रेटेस्ट इंटीजर x लेस देन इक्वल्स टू 1, तो लेस देन इक्वल्स टू n का मतलब क्या है, कौन सा रूल हो गया आपका, ये आपका रूल होगा ग्रेटेस्ट इंटीजर x लेस देन इक्वल्स टू n होता है। यदि डायरेक्टली रिजल्ट याद है तो आप डायरेक्टली कर सकते हो, याद नहीं है तो फिर उस केस में आपको क्या थोड़ा मैनिपुलेशन करना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैं बोल सकता हूँ x की वैल्यू क्या जाएगी आपकी -∞ से लेके 1+1 मतलब आपका क्या है 2 ओपन इंटरवल ये आ जाएगी, और यहाँ पे बोल सकता हूँ ग्रेटेस्ट इंटीजर x की वैल्यू ग्रेटर देन 2, तो कौन सा रूल हो गया आपका ग्रेटेस्ट इंटीजर x ग्रेटर देन इक्वल्स टू n। तो इस केस में जो आपका आंसर क्या होता है आपका n से लेके इन्फिनिटी, तो मतलब यहाँ पे मैं बोल सकता हूँ x बिलोंग्स टू क्या रहेगा बेटा आपका 2 से लेके इन्फिनिटी। अच्छा, अब इसका जो फाइनल आंसर पर बात करूँ, अब लकीली देखो थोड़ा ध्यान से देखो, यहाँ पे मैं फाइनल आंसर बोलूँ और मतलब दोनों का आपका क्या होगा इंटरसेक्शन, तो मैं दोनों को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करूँ तो आपके पास चेक पॉइंट आपका क्या है 2 आ रहा है, तो पहला भाई साहब क्या बोल रहा है आपका -∞ से लेके आपका क्या है 2 और दूसरा बोल रहा है आपका 2 से लेके इन्फिनिटी। तो लकीली इस क्वेश्चन में आपका क्या पूरा का पूरा जो इंटरवल है वो आपका क्या आंसर आ रहा है, इसलिए मैं इसका बोलूँगा डोमेन ऑफ फंक्शन क्या है आपका -∞ से लेके +∞, ये उसका क्या होगा आपका आंसर। लेकिन ऐसा हर केस में नहीं होगा, ये यहाँ पे इसलिए होगा क्योंकि दोनों का डिफरेंस क्या आपका 1 हो गया, तो वो 1 डिफरेंस था वो कवर कर लिया, तो उस वजह से लकीली इसका आंसर सेम टाइप का बन गया। लेकिन हमेशा ऐसा नहीं होगा, आपको लॉजिकली ही जाना पड़ेगा। आई होप ये चीज़ आपको समझ में आई होगी। ठीक है, अच्छा इसी बेस डोमेन के कुछ क्वेश्चन होमवर्क दे रहा हूँ आपको, घर पे ट्राई करना, तो मैं यहाँ पे इधर लिख देता हूँ आपका, ये आपको डायरेक्टली ट्राई करने हैं। डोमेन ऑफ पहला दे दिया f(x) इज इक्वल्स टू मैं बोल सकता हूँ 1 अपॉन ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ, यहाँ पे बोल देता हूँ आपका x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर x, और दूसरा gx मैंने बोल दिया आपका 1 अपॉन ग्रेटेस्ट इंटीजर x माइनस x, और hx मैंने बोल दिया आपका ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ रूट ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर x माइनस x। तीनों का मेरे को डोमेन निकालना है। तो देखो इसमें ज़्यादा कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं, एक मैंने डायरेक्टली रिजल्ट बताया था आपको। रिजल्ट क्या थी, डेफिनेशन बताई थी। डेफिनेशन क्या बताई थी मैंने, ग्रेटेस्ट इंटीजर x की वैल्यू ऑलवेज लेस देन इक्वल्स टू x बट ग्रेटर देन इक्वल्स टू आपका क्या x -1। तो इस वाले पार्ट से आपका क्या होगा आंसर आ जाएगा। तो डायरेक्टली मैं क्या करूँ, आपका पहले पार्ट आपका क्या है x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर x, तो मैं इसको आगे ले जाऊँ तो बोल सकता हूँ x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर x, उसकी वैल्यू क्या आपकी दैट शुड बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। इसकी वैल्यू हमेशा ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 होगी। अभी यहाँ पे इसका डोमेन मैं बोलूँ तो आपका क्या होगा x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर x की वैल्यू क्या होगी आपकी 0 नहीं हो सकती, मतलब ग्रेटर देन 0 होनी चाहिए, और ये वैल्यू आपकी क्या ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 हो रही। तो
कौन सी वैल्यू पे कॉन्फ्लिक्ट होगी, सिर्फ उस वैल्यू पे कॉन्फ्लिक्ट होगी जहाँ पे x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर x की वैल्यू क्या होगा आपकी 0, मतलब x इज इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर x, और वो कब होता है जब आपके x की वैल्यू इंटीजर, मतलब ये वाला फंक्शन आपका क्या इंटीजर पे डिफाइन नहीं, बाकी नॉन इंटीजर जितनी वैल्यू होगी उसका आंसर होगा। तो इसका डोमेन बोलूंगा आपका r माइनस ऑल इंटीजर, उसका आंसर। सिमिलरली इसी कंसेप्ट से आपका क्या है बाकी आप निकाल लेना। आई होप ये बन जाएगा। इस टाइप के क्वेश्चन आपके मॉड्यूल में भी दिए हैं, ठीक है। तो ये तो आपका क्या बेसिक उसकी प्रॉपर्टीज थी। अच्छा, अब इन प्रॉपर्टी पे बेस्ड कई बहुत अच्छे क्वेश्चंस बनते हैं, तो हम स्टेप बाय स्टेप इस पे क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो इन कंसेप्ट पे बेस्ड दो क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन आपका डोमेन ऑफ फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 2 माइनस 4x स्क्वायर। यहाँ पे बॉक्स दे रखा है आपका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, और दूसरा दे रखा है आपका डोमेन ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू लॉग ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर x प्लस 1/2 इंटू मॉड ऑफ x स्क्वायर माइनस x माइनस 2। ऐसा बेटा जितने भी पढ़े हैं उन सारी कंडीशन पे ये क्वेश्चन हैं। पहले आप वीडियो को पॉज करके ये दोनों क्वेश्चन खुद से ट्राई करने की कोशिश करो, उसके बाद आपके आंसर मैच करते हैं, ठीक है बेटा। तो आपका आंसर आ गया होगा। अब चेक करते हैं कि आपका आंसर सही है नहीं है। तो ठीक है, अभी यहाँ पे क्या दे रखा है आपका साइन इनवर्स x दे रखा था। जब भी मैंने बोला था कि साइन इनवर्स समथिंग आ गया, तो वहाँ पे मैंने क्या बोला था, साइन इनवर्स का जो इनपुट होता है वो हमेशा -1 से लेके 1। तो अब इनपुट क्या है यहाँ पे, समथिंग जो है ये आपका इनपुट। तो मतलब मैं साइन इनवर्स फंक्शन आ गया तो इसकी वजह से बोल सकता हूँ ये जो ग्रेटेस्ट इंटीजर 2 माइनस 4x स्क्वायर, उसकी वैल्यू क्या जाएगी आपकी -1 से लेके आपकी क्या होगी +1। अच्छा, अब थोड़ा ध्यान से देखो, यहाँ पे क्या दे रखा है आपका ग्रेटेस्ट इंटीजर x इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू आपका क्या हुआ n, और यहाँ पे क्या दे रखा है आपका ग्रेटेस्ट इंटीजर x इज लेस देन आपका क्या होगा n। तो ऐसे केस में मैंने क्या बताया था, ऐसे केस का जो आंसर क्या होगा, ग्रेटेस्ट इंटीजर x ग्रेटर देन इक्वल्स टू n, तो इसका आंसर क्या होता था आपका x ग्रेटर देन इक्वल्स टू आपका क्या है n होता था। और यहाँ पे आपका ग्रेटेस्ट इंटीजर x लेस देन n, तो x की वैल्यू क्या आपका लेस देन आपका n+1 होता था। आई होप ये सारे रिजल्ट याद होंगे, तो उन रिजल्ट के बेस डायरेक्टली कर सकते हैं। रिजल्ट याद नहीं है तो फिर लॉजिकली आप सोचना पड़ेगा। तो मैं बोल सकता हूँ ग्रेटेस्ट इंटीजर हटेगा तो बोल सकता हूँ नॉर्मल ब्रैकेट 2 माइनस 4x स्क्वायर, उसकी वैल्यू क्या जाएगी आपकी ग्रेटर देन इक्वल्स टू n, तो बोल सकता हूँ -1 से लेके आपका क्या होगा आपका 2। अच्छा, अब यहाँ पे मेरे को x की वैल्यू निकालनी है। x की वैल्यू निकालने के लिए 2 हटाना पड़ेगा, तो 2 को हटाने के लिए क्या कर दिया मैंने यहाँ पे -2 सब्सट्रैक्ट कर दिया। तो -2 सब्सट्रैक्ट किया तो क्या आपका -3 लेस देन आपका 2 माइनस 2 0 जाएगा, तो -4x स्क्वायर ये आपका क्या जाएगा 2 माइनस 2 आपका क्या हो जाएगा आपका 0। अच्छा, अब यहाँ पे मुझे x स्क्वायर चाहिए, तो यहाँ पे क्या आपका -4 आ गया, तो मैं क्या करता हूँ -4 से डिवाइड, -4 से डिवाइड करूँगा तो इनइक्वलिटी का साइन क्या होगा आपका चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं बोल सकता हूँ ग्रेटर देन आपका क्या होगा -3/-4, यहाँ पे लेस देन के बजाय ग्रेटर देन आपका क्या होगा x स्क्वायर, और ये ग्रेटर देन क्या जाएगा आपका 0/-4। तो बोल सकते हो 0/-4 मतलब कि 0 से लेके x स्क्वायर की वैल्यू क्या जाएगी आपकी 3/4 से लेस देन। अच्छा, अब यहाँ पे क्या बच गया आपका, ये इक्वेशन बन गई x स्क्वायर इज ग्रेटर देन 0 एंड x स्क्वायर इज लेस देन आपका क्या होगा 3/4। तो x स्क्वायर इज ग्रेटर देन 0 ये हमेशा होता है, तो इसका आंसर क्या होगा x बिलोंग्स टू ऑल r माइनस 0। रियल नंबर में से आपका क्या 0 माइनस हो गया। इसको सिंप्लीफाई करूंगा तो क्या जाएगा आपका 4x स्क्वायर माइनस 3 दैट शुड बी आपका लेस देन 0। इसको सिंप्लीफाई करूंगा तो क्या जाएगा आपका 2x प्लस √3 एंड 2x माइनस √3 दैट शुड भी आपका क्या होगा लेस देन 0 हो गया। इसको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करूंगा तो चेक पॉइंट आपके पास क्या जाएंगे आपके -√3/2 और आपका क्या होगा √3/2। दोनों पे आपका क्या होल पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, तो कौन सा रीजन लेस देन मतलब ये रीजन, तो क्या जाएगा x बिलोंग्स टू आपका क्या होगा ओपन इंटरवल -√3/2 से लेके क्लोज इंटरवल √3/2। ये इस क्वेश्चन का क्या होगा आपका आंसर होगा। आई होप ये चीज़ आपको समझ में आया होगी। ठीक है, काफ़ी बच्चों का आंसर भी सही आया होगा। ठीक है, जिनका है वेरी गुड, जिनका नहीं है थोड़ा सा फोकस करो और कमांड के उसके ऊपर कंसेप्ट के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, डोमेन ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू लॉग ऑफ बेस के अंदर दे रखा है आपका ग्रेटेस्ट इंटीजर x प्लस 1/2 और इनपुट के अंदर दे रखा है आपका मॉड ऑफ x स्क्वायर माइनस x माइनस 2। अच्छा, इसकी डेफिनेशन क्या बोली थी, सबसे पहले मैं बात करूँ इनपुट की वैल्यू क्या आपका दैट शुड बी ग्रेटर देन 0। अच्छा, अब क्या दे रखा मॉड ऑफ x स्क्वायर माइनस x माइनस 2 दैट शुड बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, ग्रेटर देन 0। अच्छा, किसी भी क्वांटिटी का मोड, किसी भी क्वांटिटी का जो मोड होता है वो ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 होता है। तो पॉजिटिव तो सही है, लेकिन इसको किस वैल्यू पे प्रॉब्लम है, जब यहाँ पे 0 आए। तो मतलब इस केस में मैं बोल सकता हूँ डोमेन के लिए x स्क्वायर माइनस x माइनस 2 शुड नॉट इक्वल्स टू आपका क्या होगा 0। इसको फैक्टराइज करूंगा तो इसके फैक्टर क्या होंगे x स्क्वायर माइनस 2x प्लस
x माइनस टू शुड नॉट इक्वल्स टू जीरो, मतलब बोलूँ आपका x माइनस टू इंटू एक्स प्लस वन दैट शुड नॉट इक्वल्स टू जीरो, मतलब x शुड नॉट इक्वल्स टू टू एंड x शुड नॉट इक्वल्स टू माइनस वन। ये दो वैल्यूज़ के डोमेन में नहीं है। एक इसकी डेफिनेशन होगी सिर्फ आपका क्या इनपुट की, मतलब मोड वाले की डेफिनेशन। सिमिलरली मैं बेस की बात करूँ तो बेस के लिए बोल सकता हूँ, बेस की डेफिनेशन बेस दैट शुड बी ग्रेटर देन जीरो एंड बेस शुड नॉट इक्वल्स टू वन। जनरली ये डेफिनेशन मिस कर जाते हैं बच्चे, तो आपको ये मिस नहीं करनी, मैं हमेशा इसके ऊपर फोकस करते आया हूँ। तो यहाँ पे बेस की बात करूँ तो मैं बोल सकता हूँ ग्रेटेस्ट इंटीजर x प्लस वन बाई टू दैट शुड बी ग्रेटर देन जीरो एंड ग्रेटेस्ट इंटीजर x प्लस वन बाई टू शुड नॉट इक्वल्स टू वन। अच्छा, ये आपका क्या हो गया, आपका ग्रेटेस्ट इंटीजर x दैट शुड बी ग्रेटर देन n। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर x दैट शुड बी ग्रेटर देन n, इसका आंसर क्या होता था बेटा आपका, x की वैल्यू क्या आपकी n प्लस वन से लेके इन्फिनिटी। तो बोल सकता हूँ x प्लस वन बाई टू की वैल्यू क्या आपकी ग्रेटर देन इक्वल्स टू वन। डेफिनेशन जो थी अभी प्रॉपर्टी बताई उसकी हेल्प से डायरेक्टली कर सकता हूँ। तो यहाँ पे मैं बोल सकता हूँ x शुड बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू आपका वन माइनस वन बाई टू मतलब वन बाई टू। तो x बिलोंग्स टू आपका क्या है वन बाई टू से लेके आपका इन्फिनिटी। अच्छा, अब किसी ने ये डेफिनेशन मिस कर दी तो उसका आंसर डेफिनेटली यहाँ पे गलत आता है, और ये ऑप्शन भी दिया हुआ था वैसा आपका आंसर आता है, लेकिन ये कंडीशन भी देखनी है। तो यहाँ पे मैं क्या बोल सकता हूँ, x प्लस वन बाई टू शुड नॉट इक्वल्स टू वन, मतलब इसका वैल्यू x प्लस वन बाई टू की वैल्यू क्या नहीं होनी चाहिए, वन से लेके आपके क्या टू के बीच की नहीं होनी चाहिए ये वैल्यू। अच्छा, ये वैल्यू नहीं होनी चाहिए तो इसको सिंप्लीफाई करूँ तो माइनस वन बाई टू करूँ तो आपका क्या है वन बाई टू से लेके x की वैल्यू आपके क्या है थ्री बाई टू के बीच में ये वैल्यू आपको क्या नहीं होनी चाहिए, मुझे ये वैल्यू एक्सक्लूड करनी पड़ेगी। तो जो फाइनल आंसर है उसमें से मैं ये वैल्यू एक्सक्लूड करूंगा। तो वन बाई टू से लेके इन्फिनिटी में मैंने एक्सक्लूड कर दी वन बाई टू से लेके थ्री बाई टू। तो मैं बोल सकता हूँ फाइनल आंसर x बिलोंग्स टू जो डोमेन है, मैं बोल सकता हूँ उसका x बिलोंग्स टू ये वन बाई टू से इन्फिनिटी में वन बाई टू से थ्री बाई टू माइनस कर दी तो क्या बोल रहा हूँ थ्री बाई टू से लेके आपका क्या होगा इन्फिनिटी। अच्छा, चेक करो थ्री बाई टू से लेके इन्फिनिटी में क्या ये वैल्यू आ रही है, माइनस वन उसमें नहीं आ रही, टू वैल्यू इसमें आ रही है। तो टू वैल्यू आ रही है तो वो भी आपको क्या करनी पड़ेगी एक्सक्लूड करनी पड़ेगी, माइनस आपका क्या है टू वैल्यू एक्सक्लूड करेगी। यही इस फंक्शन का डोमेन होगा, यही उसका क्या होगा आपका आंसर। आई होप बेटा आपको समझ में आया होगा और काफ़ी बच्चों से बन भी गया होगा। ठीक है, चलो तो इसी टाइप के एक दो क्वेश्चन और करते हैं, फिर उसके बाद अपन आगे बढ़ते हैं फ्रैक्शन फंक्शन पे। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर बेस अपन लास्ट दो क्वेश्चंस हैं ये देखते हैं। दोनों क्वेश्चन आपके क्या मॉड्यूल के दिए हुए हैं, थोड़े से अच्छे क्वेश्चन इसलिए मैं आपको यहाँ पे शेयर कर देता हूँ। ठीक है, क्वेश्चन है इफ डोमेन ऑफ y इज इक्वल्स टू एफ एक्स इज क्लोज इंटरवल माइनस थ्री से लेके टू, then the domain of function f of mod of greatest integer x is where this denote box denote greatest integer function and mod this denote mod। दूसरा आपका क्या दे रखा है, आपका डोमेन ऑफ एफ एक्स इज इक्वल्स टू लॉग ऑफ ई बेस ग्रेटेस्ट इंटीजर 2x माइनस लॉग ऑफ ई बेस ग्रेटेस्ट इंटीजर 2x का होल स्क्वायर। ठीक है, तो बेटा दोनों क्वेश्चन सबसे पहले खुद से ट्राई करो, उसके बाद अपन यहाँ पे सोल्व करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो फर्स्ट में क्या दे रखा है, y इज इक्वल्स टू एफ एक्स का जो डोमेन है वो वैल्यू दे रखी है आपकी माइनस थ्री से लेके टू। तो डोमेन क्या होता है, मैंने ऐसा क्वेश्चन आपको पहले भी कराया है। डोमेन क्या होता है, इनपुट की वैल्यू। इनपुट क्या है यहाँ पे x की वैल्यू क्या दे रखी है आपकी इनपुट, मतलब यहाँ पे फंक्शन के अंदर जो इनपुट होगा ना, फंक्शन के अंदर इनपुट उसकी वैल्यू आपके क्या है माइनस थ्री से लेके टू। तो अब इस फंक्शन के लिए इनपुट कौन सा होगा, ये एक्सप्रेशन हो गया, तो इसकी वैल्यू भी क्या होगी यही रहेगी। तो मैं बोल सकता हूँ मॉड ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर x, उसकी वैल्यू क्या जाएगी आपकी माइनस थ्री से लेके आपका क्या होगा आपका टू। अच्छा, इसका मतलब क्या होगा, मोड ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर x इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू माइनस थ्री एंड मोड ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर x इज लेस देन इक्वल्स टू आपका क्या होगा टू। अच्छा, किसी भी क्वांटिटी का मोड इज ऑलवेज पॉजिटिव, तो ये ग्रेटर देन इक्वल्स टू माइनस थ्री है तो हमेशा होगा। तो इस केस में बोल सकता हूँ x बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर एंड मोड ऑफ समथिंग लेस देन a, तो मतलब समथिंग की वैल्यू क्या होती है आपकी माइनस a से लेके, तो इसको मैं डायरेक्टली बोल सकता हूँ माइनस टू से लेके आपका क्या होगा ग्रेटेस्ट इंटीजर x की वैल्यू क्या जाएगी आपकी टू। अच्छा, अब दोनों का क्या होगा आपका इंटरसेक्शन, मतलब यहाँ पे तो ऑल रियल बोल तो दोनों का इंटरसेक्शन क्या हो जाएगा, दोनों का इंटरसेक्शन हो जाएगा ग्रेटेस्ट इंटीजर x की वैल्यू क्या होगी माइनस टू से लेके आपका क्या होगा टू। अच्छा, अब ये मैंने ऑलरेडी पढ़ा है प्रॉपर्टीज से, यहाँ पे थोड़ा ध्यान से देखो, इसको क्या बोल सकता हूँ कि ग्रेटेस्ट इंटीजर x इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू n और ग्रेटेस्ट इंटीजर x इज लेस देन आपका क्या होगा आपका n। तो ग्रेटर देन इक्वल्स टू n, तो इसको मैं बोल सकता हूँ ग्रेटेस्ट इंटीजर x इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू माइनस टू एंड ग्रेटेस्ट इंटीजर x इज लेस देन इक्वल्स टू आपका क्या होगा टू। मैं चाहता तो एक स्टेप में भी सोल्व करके बताया था, लेकिन मैं आपको समझाने के लिए अलग स्टेप में कर रहा हूँ, बाकी आप आंसर कर सकते हैं। इसका आंसर क्या होगा, ग्रेटेस्ट इंटीजर x इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू n, तो इसका मतलब आपका x इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू क्या होगा आपका n
एंड ग्रेटेस्ट इंटीजर x लेस देन इक्वल्स टू n, इसका मतलब x इज लेस देन इक्वल्स टू क्या होगा आपका n प्लस वन, मतलब आपका 2 प्लस वन। तो दोनों का इंटरसेक्शन बोल सकता हूँ x बिलोंग्स टू क्या होगा आपका -2 से लेके आपका क्या होगा 3। तो यही उसका क्या होगा आपका डोमेन। तो डोमेन क्या जाएगा -2 से लेके 3 ओपन, यही उसका क्या होगा आपका आंसर। आई होप बेटा आपको समझ में आया होगा, थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन हो गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आप कर लेते हैं डोमेन ऑफ फंक्शन। अब यहाँ पे क्या आपका ये आपका एक्सप्रेशन आपका इनपुट होगा, तो रूट की एक्सप्रेशन क्या बोलता है, रूट के अंदर जो भी इनपुट होगा दैट शुड बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। तो बोल सकता हूँ आपका log ऑफ e बेस ग्रेटेस्ट इंटीजर 2x माइनस log ऑफ e बेस उसका होल स्क्वायर ग्रेटेस्ट इंटीजर आपका क्या होगा 2x, दैट शुड बी आपका क्या होगा ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। ये बड़ी पावर आपकी क्या होगी, इधर आपके नेगेटिव में है, तो क्या करूँ माइनस को भगा के आपका साइन चेंज कर दूँ। तो बोल सकता हूँ आपका log ऑफ e बेस ग्रेटेस्ट इंटीजर 2x उसका होल स्क्वायर माइनस log ऑफ e बेस ग्रेटेस्ट इंटीजर 2x, दैट शुड भी आपका क्या होगा लेस देन इक्वल्स टू 0। अच्छा एक चीज़ याद रखो, log ऑफ 10 बेस x उसका होल स्क्वायर और log ऑफ 10 बेस x उसका होल स्क्वायर दोनों एक ही बात है। मतलब इस एक्सप्रेशन को मैं ये भी लिख सकता हूँ, तो ये क्या है, इस चीज़ को मैं बोल सकता हूँ आपका ln ऑफ log ऑफ ई बेस को ln बोल देता हूँ, या फिर log ऑफ ई बेस भी चढ़ सकते हैं, log ऑफ ई बेस ग्रेटेस्ट इंटीजर 2x, यहाँ पे मैं नॉर्मल ब्रैकेट ले लेता हूँ, उसका होल स्क्वायर माइनस log ऑफ ई बेस ग्रेटेस्ट इंटीजर 2x, दैट शुड भी आपका क्या होगा लेस देन इक्वल्स टू 0। तो बार बार ना लिखना पड़े इसलिए मैं क्या होता है लेट log ऑफ e बेस ग्रेटेस्ट इंटीजर 2x को मैंने क्या बोल दिया आपका t। तो एक्सप्रेशन कन्वर्ट किस में हो गया आपके पास टी स्क्वायर माइनस टी, दैट शुड भी आपका क्या लेस देन इक्वल्स टू 0। कॉमन ले लो t, तो t इंटू टी माइनस 1, दैट शुड भी आपका क्या होगा लेस देन इक्वल्स टू 0। तो मतलब मैं बोल सकता हूँ नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर दूँ 0 एंड आपका क्या होगा 1, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, मतलब t की वैल्यू क्या जाएगी आपकी 0 से लेके आपका क्या होगा 1 के बीच में। अब t क्या था आपका log ऑफ, तो मैं बोल सकता हूँ log ऑफ e बेस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 2x की वैल्यू मैं बोल सकता हूँ यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा 0 से लेके और उसकी वैल्यू क्या जाएगी आपकी 1 के बीच में। तो मेरे को x निकालना है, तो मैं बोल सकता हूँ ग्रेटेस्ट इंटीजर 2x की वैल्यू क्या जाएगी आपके e बेस ग्रेटर देन 1 है, बेस ग्रेटर देन 1 है तो इनइक्वालिटी का साइन चेंज नहीं होगा, तो बोल सकता हूँ ग्रेटर देन e टू पावर 0 और लेस देन आपका क्या होगा e टू पावर 1। तो e टू पावर 0 की वैल्यू क्या होगा आपकी 1 से लेके ग्रेटेस्ट इंटीजर 2x की वैल्यू क्या होगा लेस देन इक्वल्स टू आपका क्या होगा e हो गया। अच्छा अब यहाँ पे आपका क्या ग्रेटेस्ट इंटीजर की इनइक्वालिटी आ गई, तो मैंने क्या बोला ग्रेटेस्ट इंटीजर x आपका क्या ग्रेटर देन इक्वल्स टू n, तो उस केस में तो मैंने क्या बोल दिया आपका x ग्रेटर देन इक्वल्स टू n। तो इसको मैं सिंप्लीफाई कर देता हूँ, यहाँ पे मेरे पास जगह है तो यहाँ पे बोल सकता हूँ आपका 2x की वैल्यू क्या होगी आपकी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1। अच्छा अब यहाँ पे मैं इसको सिंप्लीफाई करूँ ग्रेटेस्ट इंटीजर x लेस देन e, अब e की वैल्यू क्या आपकी 2.732, ये तो आपका क्या इंटीजर नहीं है, तो मैं क्या बोल सकता हूँ इसको मैं बोल सकता हूँ ग्रेटेस्ट इंटीजर 2x आपका क्या लेस देन इक्वल्स टू e। तो मैंने बोला ऐसे केस में उसका आंसर निकालने के लिए उससे छोटे वाले इंटीजर लेता हूँ, तो उससे छोटा इंटीजर आपका क्या है 2, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर x लेस देन इक्वल्स टू n, तो इसका मतलब आपका क्या है 2x की वैल्यू क्या होगी लेस देन आपका क्या होगा n प्लस 1, मतलब आपका क्या होगा 3। तो इसका आंसर सिंप्लीफाई करूंगा तो x की वैल्यू क्या आपका लेस देन 3/2, इसको सिंप्लीफाई करूंगा तो क्या आपका x की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1/2। फाइनल आंसर क्या होगा दोनों का इंटरसेक्शन, तो मैं बोल सकता हूँ x बिलोंग्स टू क्या होगा आपका 1/2 से लेके आपका क्या होगा 3/2, ये उसका क्या होगा आपका आंसर। लेकिन उसके लिए एक चीज़ और चेक करनी है अपने डेफिनेशन वैसे देखोगे तो डेफिनेशन तो ऑलवेज सेटिस्फाई हो रही है, ग्रेटेस्ट इंटीजर 2x उसकी वैल्यू क्या होगी आपके दैट शुड बी ग्रेटर देन 0, और वो वैल्यू तो आपके के लिए पॉजिटिव आएगा, तो पॉजिटिव तो ऑलरेडी है, तो उस केस में मैं डायरेक्टली आंसर दे सकता हूँ और यही इस क्वेश्चन का क्या होगा आपका आंसर होगा। आई होप बेटा समझ में आए होंगे, थोड़े से अच्छे क्वेश्चन थे। ठीक है, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर में यही है, बाकी की जो क्वेश्चन आप मॉड्यूल में सोल्व कर लीजिए। अब अपन स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट फ्रैक्शनल फंक्शन, उसके बाद अपन ये टॉपिक कंप्लीट करके रेंज भी स्टार्ट करनी है। तो नेक्स्ट जो टॉपिक है आपका लीस्ट इंटीजर फंक्शन। तो लीस्ट इंटीजर फंक्शन अपने आप में कोई इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं है, लेकिन कई बार इसका क्वेश्चन आपका आ जाता है, तो बस इसका आइडिया होना चाहिए क्या होता है डेफिनेशंस। तो लीस्ट इंटीजर फंक्शन को डिनोट कैसे करते हैं, या तो मैं इस सिंबल से दिया होगा या फिर इस सिंबल से दिया होगा, जहाँ पे भी आएगा वहाँ पे लिखा होगा वेयर दिस डिनोट आपका क्या हो लीस्ट इंटीजर फंक्शन।
तो लीस्ट इंटीजर फंक्शन बिहेव करता है सेम आपका क्या ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की तरह, लेकिन नाम का जस्ट अपोजिट। ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या देता है, आउटपुट हमेशा क्या देता है, इंटीजर देता है विच इक्वल्स टू या फिर लेस देन इंटीजर। तो नाम का जस्ट अपोजिट लीस्ट इंटीजर देगा, तो लीस्ट इंटीजर फंक्शन क्या देगा, आउटपुट हमेशा क्या देगा, आपका इंटीजर देगा विच इज इक्वल टू और ग्रेटर देन इंटीजर हो गया, ठीक है। मतलब नाम से जस्ट उल्टा हो गया। जैसे मैं क्या बोलूँ, इसके अंदर इनपुट आपका क्या इंटीजर है, तो लीस्ट इंटीजर का आंसर क्या होगा, आपका इंटीजर। इसके अंदर इनपुट इंटीजर नहीं है, मतलब 2.3 का लीस्ट इंटीजर क्या आएगा, उससे जस्ट बड़े वाला इंटीजर, मतलब वैल्यू क्या आ जाए आपकी 3। मैं बोलूँ -1.2 का लीस्ट इंटीजर, -1.2 का जो लीस्ट इंटीजर होगा उसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, उससे बड़े वाला इंटीजर, मतलब आपका क्या होगा, -1 हो गया, ठीक है। तो इन केस यदि कहीं भी आपका क्या है लीस्ट इंटीजर फंक्शन का क्वेश्चन आ जाता है, तो कुछ नहीं, उसको क्या है आपका ग्रेटेस्ट इंटीजर में कन्वर्ट कर लेना, उससे आप डायरेक्टली कर याद रखना। तो एक रिलेशन होता है ग्रेटेस्ट इंटीजर और लीस्ट इंटीजर में, हमेशा याद रखना। लीस्ट इंटीजर x की वैल्यू क्या होती है बेटा आपकी, हमेशा याद रखना ग्रेटेस्ट इंटीजर x + 1 होती है। ये इसमें क्या आपका रिलेशन होता है। तो इन केस कहीं भी कोई लीस्ट इंटीजर का क्वेश्चन आ जाए, तो आप क्या करना, डायरेक्टली इस रिलेशन की हेल्प से उसको कन्वर्ट कर लेना। जैसे आपका क्या 11th क्लास में क्वेश्चन था आपका, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में बोला था आपका क्या, सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन ऐसा दे दिया था, ग्रेटेस्ट इंटीजर x का होल स्क्वायर प्लस लीस्ट इंटीजर x का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू आपका क्या है 25। ये 11th पे था। तो ऐसे क्वेश्चन में क्या किया था अपन ने, वहां पे लीस्ट इंटीजर x यहाँ पे ये दे रखा है, तो बॉक्स दे रखा था यहाँ पे, दिस डिनोट आपका क्या ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन एंड बॉक्स ओपन दे रखा है आपका लीस्ट इंटीजर फंक्शन। तो यहाँ पे कुछ नहीं किया था, वहाँ पे भी आपने यही किया था, जो लीस्ट इंटीजर फंक्शन मतलब x की वैल्यू क्या रख दी थी आपने, ग्रेटेस्ट इंटीजर x + 1 ही रख दी थी। अब यहाँ पे आपने रख दिया था, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर को t बोल दिया था, तो t² + t + 1 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 25। उसके बाद उसको सिंप्लीफाई किया था, उससे आपका क्या आंसर आ गया था। तो सेम प्रोसीजर आपको यहाँ पे करनी है, सोल्व कर लेना, आंसर आ जाएगा, ठीक है। इसके ऊपर ज़्यादा टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। इसकी जितनी भी प्रॉपर्टी है सारी के सारी आपकी क्या होगी, ग्रेटेस्ट इंटीजर की तरह होगी। क्यों? क्योंकि इसको अपन कन्वर्ट कर लेते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर में, तो आगे इसको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो इसमें ज़्यादा डिटेल पढ़ने की जरूरत नहीं है। ग्राफ की भी बात करूँ तो इसका ग्राफ क्या होगा, आपका ग्रेटेस्ट इंटीजर जैसे ही बनेगा, लेकिन उसका वो ग्राफ क्या होगा, ऊपर शिफ्ट हो जाएगा लीस्ट इंटीजर के ऊपर। तो ग्राफ भी आप खुद से बनाना, ये मैं होमवर्क दे रहा हूँ, ये वाला क्वेश्चन भी आप खुद से करना, इसका ग्राफ भी बनाना। ग्राफ में बताया था, हिंट देता हूँ, रफली उसका ग्राफ कैसा बनेगा, ग्रेटेस्ट इंटीजर की तरह ही बनेगा, लेकिन जस्ट आपका क्या इंटीजर से स्टार्ट हो जाएगा। यहाँ पे आपका क्या इंटीजर वाला आ जाएगा, कुछ ऐसा सा आ जाएगा ऊपर ऊपर 0 से लेकर 1 में ऐसा वाला। तो वो खुद से आप बना के देखना कि क्या होता है। उसके ऊपर कुछ डाउट हो तो मेरे को आप पूछ लेना पर्सनली मैसेज करके, लेकिन मेरे हिसाब से बन जाएगा, कंसेप्चुअली जाना, ठीक है। तो हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट फ्रैक्शनल फंक्शन के ऊपर। ये आपका क्या इंपॉर्टेंट है, तो मैं क्या बोलूँ, कोई भी फंक्शन ऐसे लिख दिया f(x) = फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ दिस, करली ब्रैकेट के अंदर लिख दिया, तो ये क्या चीज बताता है आपका, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x। तो फ्रैक्शनल फंक्शन क्या बताता है, कोई भी फंक्शन होता है उसका फ्रैक्शनल फंक्शन बताता है उस नंबर का जो फ्रैक्शनल पार्ट होता है उसके बारे में बताता है। फ्रैक्शनल पार्ट मतलब जो डेसिमल के आगे आपका पार्ट आता है वो। जैसे मैं आपका बोलूँ फ्रैक्शनल पार्ट 2, अब देखो 2 तो आपका क्या इंटीजर है, इंटीजर में फ्रैक्शनल पार्ट कुछ होगा नहीं, तो फ्रैक्शनल फंक्शन फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 2 उसकी वैल्यू क्या जाएगी आपकी 0। मैं बोलूँ फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 2.8, अब देखो डेसिमल के आगे आपका क्या 0.8 है, तो इसका फ्रैक्शनल पार्ट की वैल्यू क्या जाएगी आपकी 0.8। मैं बात करूँ फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 2.999, तो इसके फ्रैक्शनल पार्ट की वैल्यू क्या बोल सकता हूँ 0.99। अच्छा, अब ये सारी कंसेप्ट करते हैं, तो यहाँ पे मैं ये पूछ रही थी -1.2 का फ्रैक्शनल पार्ट, तो यहाँ पे कुछ बच्चे बोलते हैं आपका क्या 0.2, ये आपका क्या आंसर गलत हो जाएगा। कुछ बच्चे बोलेंगे इसको -0.2, ये भी आपका क्या गलत हो जाएगा। तो -1.2 का जो फ्रैक्शनल पार्ट होता है उसकी वैल्यू क्या होती है आपकी 0.8 होती है। ये कैसे है, ये चीज़ें मैं बता देता हूँ, आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ डेफिनेशन से। कोई भी नंबर है, जैसे मैं बोलूँ 2.8 है, 2.8 को मैं क्या बोल सकता हूँ आपका 2 + 0.8 बोल सकता हूँ। अब मैंने क्या किया, 2.8 को मैंने बोल दिया लेट कोई भी नंबर है x, तो 2 क्या होगा, उसका क्या होगा आपका ग्रेटेस्ट इंटीजर के इक्वल हो गया, और 0.8 क्या होगा 2.8 का फ्रैक्शनल फंक्शन, मतलब कोई भी नंबर को मैं रिप्रेजेंट कर सकता हूँ एज ए सम ऑफ देयर ग्रेटेस्ट इंटीजर एंड फ्रैक्शनल फंक्शन। तो इससे मैं यहाँ पे डेफिनेशन बना सकता हूँ, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x की वैल्यू क्या जाएगी x - ग्रेटेस्ट इंटीजर x। ये क्या होगी, फ्रैक्शनल फंक्शन की डेफिनेशन होगी। इस डेफिनेशन को याद रखना, कहीं भी कंफ्यूज हो तो आप ये निकाल देना। अच्छा, इससे क्या लिंक हो सकते हैं, जब भी मान लो आपका क्या x
ग्रेटेस्ट इंटीजर और फ्रैक्शनल फंक्शन, उन तीनों की टर्म में कोई क्वेश्चन दिया हो तो क्या करना है, उस तीनों को इस रिलेशन की हेल्प से ग्रेटेस्ट इंटीजर और फ्रैक्शनल फंक्शन उन दोनों की टर्म्स में कन्वर्ट कर लेना, मतलब जो x होगा इन दोनों की टर्म्स में आप कन्वर्ट कर लेना इस फॉर्मूले की हेल्प से। फिर उसके बाद बेसिक मैनिपुलेशन से आप क्वेश्चन कर लेना। मॉड्यूल में 2-3 क्वेश्चन दे रखे हैं, मैं 1-2 क्वेश्चन करवा दूंगा यहाँ पे प्रैक्टिस, थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चन बनेगा लॉजिकली, ठीक है। अच्छा, अब इसके बेसिस पे इसकी वैल्यू निकालो, तो मैं बात करूँ यहाँ पे फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ -1.2, तो इसकी वैल्यू बोल सकता हूँ -1.2 -1.2 का ग्रेटेस्ट इंटीजर, तो मैं बोल सकता हूँ -1.2 और -1.2 का ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू क्या हो जाए आपकी -2, तो वैल्यू बोल सकता हूँ -1.2 + 2, तो इसकी वैल्यू क्या आपकी 0.8, और ये इसका क्या होगा आपका आंसर। आई होप ये चीज़ आपको समझ में आई होगी फ्रैक्शनल फंक्शन की। अच्छा, एक चीज़ और याद रखना, x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर x, उसकी वैल्यू ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल्स टू क्या होती है आपके 0 और लेस देन आपके क्या 1, क्यों मैंने एक रिलेशन बताया था आपका, ग्रेटेस्ट इंटीजर x की वैल्यू क्या होती है आपकी ऑलवेज लेस देन आपका क्या होगा x बट ग्रेटर देन इक्वल्स टू x माइनस 1। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, इसको आगे भेज देता हूँ, तो मैं बोल सकता हूँ x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर x, उसकी वैल्यू ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल्स टू आपका क्या होगा 1। सिमिलरली मैं क्या करूँ, इसको लेफ्ट भेज दो, इसको इधर भेज दो, तो x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर x ऑलवेज लेस देन आपका क्या होगा 1। तो ये आपका क्या है फ्रैक्शनल फंक्शन, तो ये बोल सकता हूँ फ्रैक्शनल फंक्शन, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 और फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x की वैल्यू क्या बोल सकता हूँ लेस देन 1। तो यहाँ से मैं एक चीज़ और बोल सकता हूँ, किसी भी नंबर का जो फ्रैक्शनल फंक्शन होगा उसकी वैल्यू हमेशा क्या रहेगी आपकी 0 से लेके 1। तो जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है मैं यहाँ पे बोल सकता हूँ सेकंड प्रॉपर्टी, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x की जो वैल्यू होगी वो ऑलवेज लाइज बिटवीन 0 से लेके 1 पे ओपन, या फिर 0 से लेके फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x की वैल्यू क्या रहेगी आपकी 1 के बीच में। अच्छा, इसका यूज़ क्या होगा, इसका यूज़ क्या होगा, कोई भी नंबर दे दिया उसका फ्रैक्शनल पार्ट बोलो, कोई भी फंक्शन दे दिया उसका फ्रैक्शनल पार्ट, तो यहाँ पे gx कुछ भी हो तो इसकी जो वैल्यू होगी, इसकी जो वैल्यू होगी आउटकम रहेगा वो हमेशा क्या रहेगा आपका 0 से लेके 1 के बीच में ही रहेगा। जैसे मैं बात करूँ आपका क्या है फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x स्क्वायर, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x स्क्वायर की बात करूं तो x स्क्वायर की वैल्यू कुछ भी हो, जो इसका जो आउटकम होगा, आउटकम हमेशा क्या होगा आपका 0 से लेके 1 के बीच में ही रहेगा। फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ साइन x की बात करूं तो उसका वैल्यू हमेशा क्या होगा आपका 0 से लेके 1 के बीच में रहेगा, ना कभी नेगेटिव जाएगा ना 1 से बड़ा जाएगा, ये चीज़ आपको याद रखना, ठीक है। उन सारी कंडीशन के बेसिस पे इनके ग्राफ्स देखते हैं और उनकी बाकी ग्राफ के बेसिस पे डोमेन रेंज और उनके ट्रांसफॉर्मेशन देखते हैं, ठीक है। सो जो अभी डेफिनेशन पढ़ी उस डेफिनेशन पे बेसिस पे उसका ग्राफ देखते हैं। तो मैं यहाँ पे बात करूँ ग्राफ ऑफ f(x) इज इक्वल्स टू आपका क्या है फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x। तो अभी आपने बताया था कि फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x की जो वैल्यू होती है वो क्या होती है आपकी x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर x। तो या तो आप मैनिपुलेशन से कर सकते हो या फिर वैसे कर सकते हो। एक चीज़ और मैंने बताई थी कि फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x की जो वैल्यू होती है वो हमेशा 0 से लेके 1 के बीच में होगी। इन सारे ऑब्जर्वेशन को देखते हैं, ठीक है। तो इसका ग्राफ बनाने के लिए अगेन मैं थोड़ा सा अच्छा फेयर ग्राफ बना देता हूँ वैल्यू को लेके। ये आपका क्या होगा x एक्सेस, ये आपका क्या होगा y एक्सेस। x की वैल्यू मैंने रख दी 0 1 2 3 -1 -2 -3। अच्छा, अब मैं बात करूँ फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x की वैल्यू। फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 0 उसकी वैल्यू क्या होगी आपकी 0। फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 0.1, 0.1 का फ्रैक्शनल पार्ट की वैल्यू 0.1। फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 0.5 उसकी वैल्यू 0.5। फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 0.99 है उसकी वैल्यू 0.99। लेकिन जैसे फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 1 बना तो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 1 की वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी 0। मतलब 0 से लेके 1 के बीच में उसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, जैसा इनपुट वैसा आउटपुट, मतलब आइडेंटिटी फंक्शन जैसा। मतलब आइडेंटिटी फंक्शन का मतलब आपका क्या है y इक्वल्स टू x के जैसा। तो यहाँ पे आउटपुट क्या जाएगा उसका वैल्यू 1 हो जाएगी। लेकिन जैसे मैंने बोला आपका फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 1 उसकी वैल्यू क्या जाएगी आपकी 1। फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 1.1 उसकी वैल्यू क्या जाएगी 0.1। 1.5 की वैल्यू क्या होगी 0.5। 1.99 के फ्रैक्शनल पार्ट की वैल्यू 0.99। लेकिन जैसे फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 2 बोलूँ उसकी वैल्यू क्या है अगेन 0। मतलब 1 से लेकर 2 के बीच में बिहेव करेगा, अगेन y इक्वल्स टू x जैसा बनेगा। सिमिलरली 2 से लेकर 3 के आगे बीच में भी आपका क्या y इक्वल्स टू x जैसा ही बनेगा। तो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x का ग्राफ क्या बनेगा, सेम इसी पैटर्न का बनता रहेगा आगे आगे। मैं नेगेटिव में बात करूँ तो -1 का फ्रैक्शनल पार्ट उसकी वैल्यू क्या जाएगी आपकी 0। -0.9 का फ्रैक्शनल पार्ट -0.9 माइनस ऑफ 0.9 के ग्रेटेस्ट इंटीजर, मतलब -0.9 -1 मतलब 0.1। तो -0.9 आपका यहाँ पे इसका फ्रैक्शनल पार्ट की वैल्यू 0.1। सिमिलरली 0 की वैल्यू क्या बोलूँ, 0 का फ्रैक्शनल पार्ट की वैल्यू क्या आएगी अगेन 0 आ गई। तो इस इंटरवल में सेम इसी जैसा बिहेव करेगा। तो यहाँ पे बिहेव करके ऐसा जाएगा। तो यहाँ पे मैं इसका ग्राफ बना सकता हूँ। ये आपका क्या है
फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स का ग्राफ हो गया, क्लियरली फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स है। अब बात करूँ उसकी डोमेन एंड रेंज की, तो डोमेन तो क्या आपका सारी वैल्यू पे डिफाइन है, तो डोमेन बोल सकता हूँ ऑल रियल वैल्यू, मतलब माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी, या फिर इसको बोल सकता हूँ ऑल रियल वैल्यूज। रेंज की बात करूँ तो रेंज की वैल्यू आउटपुट हमेशा क्या आपका 0 से लेके 1 के बीच में जा रही है, तो इसकी जो रेंज बोल सकता हूँ आपका 0 से लेके आपका 1 के बीच में, ये उसका क्या होगा आपका आंसर है जी। अच्छा, अब यहाँ पे मैं इसका ट्रांसफॉर्मेशन देखूँ तो किसी भी फ्रैक्शनल फंक्शन का जो ग्राफ होगा वो हमेशा क्या अलग करेगा, 0 से लेके 1 के बीच में रहेगा, मतलब उसकी जो रेंज होगी वो हमेशा 0 से लेके 1 के बीच में बात करूँ। जैसे मैं किसी भी ग्राफ बनाऊँ, जैसे मान लो एफ एक्स इजिकल्स टू मैं बनाऊँ आपका फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स स्क्वायर, इसका ग्राफ बनाऊँ, या फिर मैं बात करूँ फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ साइन एक्स, किसी का आप ग्राफ बनाओ, हमेशा इनका फ्रैक्शनल पार्ट की वैल्यू क्या आपका 0 से लेके 1 के बीच में होगी। कैसे रहेगा मैं इसके ट्रिक बता देता हूँ। तो सबसे पहले मैं फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स स्क्वायर का ग्राफ बनाऊंगा, तो उसका ग्राफ बनाने के लिए मैं क्या कर देता हूँ, एक रफली ग्राफ बना लिया मैंने। तो यहाँ पे मैंने y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ, एक रफली ग्राफ बना लिया। देखो 0 1 एंड उसके बाद देखो फ्रैक्शनल पार्ट का ग्राफ कहाँ पे ब्रेक होता है आपका, इंटीजर पे। जहाँ पे इंटीजर बनेगा वहीं पे ब्रेक होगा, मतलब एक्स स्क्वायर इंटीजर कहाँ पे बनेगा, √2 √3, तो मतलब यहाँ पे इंटीजर बनेगा आपका √2 पे, नेक्स्ट बनेगा आपका क्या √3 पे, और नेक्स्ट बनेगा आपका 2 पे। ठीक है, तो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स की वैल्यू हमेशा क्या रहेगी आपकी 0 से लेके 1। तो इसकी ट्रिक क्या है, इसका जो कोई भी फंक्शन होता है उसका फंक्शन आपका क्या है, उसको मैं ले आऊँ हमेशा नीचे खींच के 0 से लेके 1 के बीच में। अब देखो यहाँ पे आपका क्या है 1 पे, तो वैल्यू क्या आपकी 1 होगी, तो यहाँ से यहाँ तक ये जो वैल्यू है 0 से लेके 1 के बीच में, तो इसका फ्रैक्शनल पार्ट की वैल्यू क्या आपका सेम यहाँ पे 0 से लेके 1 के बीच में होगी। अच्छा, अब मैं वैल्यू फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स स्क्वायर की वैल्यू बात करूँ, 1 से लेके 2 में आपका क्या है, ग्राफ की वैल्यू यहाँ पे चली जा रही है। अब ये वैल्यू आपको क्या है, मेरे को 0 से लेके 1 के बीच में लेना है, मतलब फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स स्क्वायर 1 पे वैल्यू रखो, तो 1 का होल स्क्वायर क्या जाएगा आपका, उसकी वैल्यू क्या जाएगा 0। 1.5 रखो तो 1.5 का होल स्क्वायर क्या जाएगा आपका 2 पॉइंट समथिंग, मतलब वो वैल्यू बड़ी हो जाएगी, मतलब √2 से बड़ी होगी, मतलब √2 का होल स्क्वायर रखूंगा तो 2, तो मतलब 2 पे अगेन क्या जाएगा आपका 0, मतलब ये जो वैल्यू होगा सेम यहाँ पे आ जाएगा, लेकिन आगे क्या जाएगा, शिफ्ट हो जाएगा। तो ये आपका क्या होगा, अगेन √2 पे रखूंगा, √2 का स्क्वायर क्या जाएगा आपका 2 पे वैल्यू क्या आएगी अगेन 0, तो √2 से लेके √3 पे ब्रेक हो गया, √3 से लेके अगेन √4 पे ब्रेक हो गया। थोड़ा सा टफ पड़ सकता है, उस वजह से मैंने एक्सप्लेन किया, बना दिए, क्योंकि मॉड्यूल में क्वेश्चन है, ये चीज़ ध्यान रखना है। सिमिलरली ये आपका क्या इवन फंक्शन, इसका ग्राफ सिमेट्रिक होगा आपका क्या किसके रेस्पेक्टिव, y एक्सिस के रेस्पेक्टिव, तो जैसा आपका क्या पॉजिटिव साइड में वैसा आपका क्या होगा नेगेटिव साइड में बन जाएगा। तो ये आपका क्या होगा 0 से लेके आपका क्या होगा -1 से मैं बोलूँ -√2 -√3 और आपका क्या होगा -2। तो मैं अगेन देखो -1 से लेके -√2 के बीच में उसकी वैल्यू आ जाएगी आपकी ठीक है। थोड़ा सा लॉजिकली सोचना है, इसका रीजन आपको समझ में आएगा। मुझे पता है अभी आपके लिए थोड़ा सा टफ पड़ा है, तो इसको कोशिश करना, हमेशा बना के देखना, इसके किस इंटरवल में, हमेशा याद रखना ग्रेटेस्ट इंटीजर और फ्रैक्शनल पार्ट वो ब्रेक होंगे हर इंटीजर में। यूज यहाँ पे नहीं आएगा, अगेन इसका यूज कहाँ पे आएगा, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंटेबिलिटी चैप्टर में यूज आएगा। मैं बस आगे के लिए अलग से बता रहा हूँ कि इस टाइप के ऐसे ग्राफ्स भी आएंगे, उनके बारे में आपको पता होना चाहिए, इसके ऊपर सोचना। ठीक है, एक इंपॉर्टेंट और ग्राफ है जिसके ऊपर क्वेश्चन भी दे रखे हैं, वो मैं आपको बता देता हूँ। एफ एक्स इज इक्वल्स टू, मैं बोलूँ फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ साइन एक्स। अब साइन एक्स का जो फ्रैक्शनल पार्ट है उसका ग्राफ बनाऊँ, तो ठीक है, मैं उसका जो ग्राफ बना रहा हूँ 0 से लेकर 2π के बीच में बना रहा हूँ, क्योंकि उसके बाद तो आपका क्या होगा रिपीट करेगा। तो मैं 0 से लेकर 2π के बीच में बना रहा हूँ, थोड़ा सा बड़ा ले लेता हूँ। तो 0 से लेकर 2π के बीच में मैंने बोल रहा है आपका 0 से लेकर पाई एंड पाई से लेकर 2π। 0 ये आपका क्या होगा π/2, पाई 3π/2 एंड आपका क्या होगा 2π। अब मुझे किसका ग्राफ लेना है, ये तो आपका क्या है साइन एक्स का ग्राफ है, इसकी वैल्यू क्या जाएगी आपकी 1 और इधर मिनिमम वैल्यू क्या जाएगी आपकी -1। अच्छा, मुझे इसके फ्रैक्शनल पार्ट का ग्राफ बनाया, तो फ्रैक्शनल पार्ट का आउटपुट मैंने क्या बोला था, हमेशा क्या होगा 0 से लेकर 1 के बीच में होगा। अच्छा, अब इसके फ्रैक्शनल फंक्शन का ग्राफ बनाऊंगा। अब देखो यहाँ पे ये वैल्यू क्या आपकी 1, तो 0 से लेके π/2 के बीच में बोलूँ तो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ साइन एक्स की ग्राफ बनाने के लिए साइन एक्स की वैल्यू 0 से लेके 1 जा रही है, तो 0 से लेके 1 का फ्रैक्शनल पार्ट क्या जाएगा 0 से लेके 1, मतलब π/2 पे आपका क्या होगा 1 होना, मतलब π/2 से लेके आपका 0 से लेके 1। लेकिन जैसे π/2 पे 1 हो गया तो 1 का फ्रैक्शनल पार्ट की वैल्यू क्या जाएगी आपकी 0, मतलब इस पॉइंट पे डिफाइन नहीं होगा, मतलब यहाँ पे वैल्यू क्या आपकी 1।
अगेन मैं बात करूँ π/2 से लेके पाई के बीच में, तो साइन एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी 0 से लेके 1, 0 से लेके 1 का फ्रैक्शनल पार्ट की वैल्यू क्या आएगी, अगेन क्या आ जाएगी आपकी 0 से लेके 1 के बीच में। तो इसका शेप क्या होगा, मैं सेम टू सेम रख देता हूँ 0 से लेके 1 के बीच में, तो 0 से लेके पाई के बीच में आपका ये ग्राफ हो गया। सोचो बेटा लॉजिकली कैसे आएगा, फ्रैक्शनल पार्ट का ग्राफ होगा वो हमेशा क्या आपका 0 से लेके 1, तो 0 से लेके 1 में जहाँ तक जो भी है सेम टू सेम हो गया। प्रॉब्लम कहाँ पे होगी, जो 0 से लेके 1 के बीच में आगे उसके अलावा होगा तो उसको क्या कर दूंगा, शिफ्ट कर दूंगा 0 से लेके 1 के बीच में। अच्छा अब मैं पाई के ऊपर बात करूँ तो पाई की वैल्यू क्या, आप साइन पाई की वैल्यू 0, तो 0 का फ्रैक्शनल पार्ट आपका यहाँ पे 0। अब उसके बाद में बात करूँ पाई से लेके 3π/2 के बीच में, तो साइन की वैल्यू क्या जाएगी आपकी 0 से लेके -1, 0 से लेके -1 फ्रैक्शनल पार्ट को नेगेटिव, उसकी वैल्यू भी 0 से लेके 1 होगी, मतलब इसकी वैल्यू 0 से लेके 1 बनाने के लिए देखो 3π/2 की वैल्यू बोलो, 3π/2 का जो फ्रैक्शनल पार्ट होगा माइनस साइन 3π/2 की वैल्यू -1, तो -1 का फ्रैक्शनल पार्ट की वैल्यू क्या जाएगी 0। तो मुझे इतना पता चल गया कि साइन 3π/2 उसकी वैल्यू क्या जाएगी आपकी 0 एंड आपका क्या है 2π। अच्छा अब यहाँ पे मुझे वैल्यू पता नहीं, लेट एज्यूम कर लो ये वैल्यू आपकी क्या है -0.1 होगी। अब -0.1 का जो फ्रैक्शनल पार्ट होगी उसकी वैल्यू क्या होती है आपकी 0.9, तो मतलब ये यहाँ पे इस पॉइंट पे जो वैल्यू होगी वो आपकी क्या होगी 0.9 के बीच पे आएगी। तो मतलब ये जो वैल्यू है -0.1 है जो वैल्यू है उसकी वैल्यू क्या है 0.9, मतलब 0.9 प्लस ये 0.1 मतलब 1 यूनिट ऊपर शिफ्ट कर देता हूँ। तो इसके ग्राफ को मैं क्या कर देता हूँ 1 यूनिट शिफ्ट कर देता हूँ। तो पाई के ऊपर वैल्यू क्या दी आपके 0, उसके ऊपर पाई के ऊपर 0 इसलिए ओपन, और उसके बाद जो ग्राफ था उसको 1 यूनिट शिफ्ट करके सेम टू सेम उसका ग्राफ मैंने बना दिया। आई होप ये चीज़ आपको समझ में आई होगी। नहीं समझ में आई तो आप क्या करना, वैल्यू पुट करना है। यहाँ पे वैल्यू मैं रखूँ आपका क्या है -0.2, -0.2 का फ्रैक्शनल पार्ट की वैल्यू क्या है आपकी 0.8, मतलब 0.8 आएगा। इधर -0.5, -0.5 की फ्रैक्शनल पार्ट की वैल्यू आपके क्या है 0.5। यहाँ पे मैं बोलूँ -0.9, 0.9 का -0.9 का फ्रैक्शनल पार्ट की वैल्यू 0.1, मतलब ये वैल्यू ऐसे है कि वैल्यू पुट से आप कर सकते हो या फिर लॉजिक से सोच सकते हो। तो नेगेटिव में पार्ट आए उसको मैंने क्या किया 1 यूनिट ऊपर शिफ्ट कर दिया। इनकेस और ऊपर जाता तो उसको क्या कर दूँ 0 से लेके 1, मतलब हमेशा आउटपुट आपका क्या है 0 से लेके 1 के बीच में होगा। अच्छा अब ये जो क्वेश्चन पूछा जाएगा अगेन कंटिन्यूटी एंड डिफरेंटिबिलिटी पूछा जाएगा कि बोलो कि कितने जगह पे आपका क्या कंटिन्यूस नहीं है। कंटिन्यूस मतलब जहाँ पे ग्राफ ब्रेक हो रहा है, क्लियरली दिख रहा है कि इस इंटरवल में यहाँ पे ग्राफ ब्रेक हो रहा है, यहाँ पे कंटिन्यूस नहीं, यहाँ पे ब्रेक हो रहा है, यहाँ कंटिन्यूस नहीं, और आगे ब्रेक होगा वहाँ पे कंटिन्यूस नहीं, मतलब उस तरीके से कंटिन्यूटी निकाल सकते हैं। लेकिन ये जो काम आएगी वो पूरा यूज आएगा आपका आगे कंटिन्यूटी एंड डिफरेंटिबिलिटी में। फंक्शन में इतना ज़्यादा यूज नहीं आएगा, लेकिन आगे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आगे फंक्शन में ये चीज़ ना बोलो, आपको कंटिन्यूटी में ये चीज़ ना बोली जाए कि ये चीज़ आपने फंक्शन में नहीं पढ़ी, तो उस वजह से मैंने आपको सारी चीज़ें पढ़ा दी। जितनी भी चीज़ें यूज होगी मैं आपको सारी चीज़ें पढ़ाने वाला हूँ, ठीक है। अब इनकी डोमेन रेंज की बात करूँ तो डोमेन तो हमेशा ऑल रियल वैल्यू रेंज हमेशा याद रखना, फ्रैक्शनल पार्ट की जो रेंज होगी हमेशा क्या होगी 0 से लेके 1 के बीच में होगी। उसी के बेसिस पे मैं सारे आपके ग्राफ्स और बाकी सारी चीज़ें बना सकता हूँ, ठीक है। तो ये तो क्या उसके बेसिक ग्राफ थे। अब उसकी प्रॉपर्टी देखते हैं। तो प्रॉपर्टीज़ में पहले फ्रैक्शनल पार्ट की प्रॉपर्टी देखेंगे, फिर उसके बाद फ्रैक्शनल पार्ट और ग्रेटेस्ट उनकी कंबाइंड प्रॉपर्टी देखेंगे, फिर उन पर बेस कुछ क्वेश्चन देखते हैं। जो अभी हमने पढ़ा है उसके बेसिस पे हम लोग प्रॉपर्टीज ऑफ फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स देखते हैं। तो ये सारी प्रॉपर्टी ऑलरेडी पढ़ा है, बस एक बार हम लोग एक साथ लिख लेते हैं। तो पहली प्रॉपर्टी है उसकी डेफिनेशन, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स। ये तो ऑलरेडी पता है आपको, डेफिनेशन होती है फ्रैक्शनल पार्ट एक्स की किसी भी नंबर की। सेकंड प्रॉपर्टी में बोलूँ उसकी वैल्यू, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स की वैल्यू हमेशा क्या रहेगी आपके 0 से लेके 1 के बीच में। या फिर मैं क्या बोल सकता हूँ, इनफैक्ट ये चीज़ हमेशा क्या आपका फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एनी फंक्शन, कोई भी फंक्शन हो जाए उसका आउटपुट हमेशा क्या रहेगा आपका 0 से लेके 1 के बीच में। ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ, उसके ग्राफ की हेल्प से भी चीज़ समझा चुका हूँ। थर्ड वाली प्रॉपर्टी मैंने ऑलरेडी बता चुका है, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ इंटीजर उसकी वैल्यू क्या होगी आपकी 0 होगी, ठीक है। तो इस थर्ड वाली प्रॉपर्टी का यूज करके मैं बोल सकता हूँ आपका फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स प्लस इंटीजर उसकी वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगी आपकी फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स। मतलब यहाँ पे यदि फ्रैक्शनल पार्ट के अंदर कोई इंटीजर वाला ऐड किया है तो उससे क्या इंटीजर को कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, मतलब यहाँ पे उसको मैं डायरेक्टली ट्रीट कर सकता हूँ फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स की हेल्प से। कैसे, मैं एक एग्जांपल की हेल्प से बता सकता हूँ। जैसे मैं बोलूँ आपका क्या फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 1.8 इसकी वैल्यू क्या होती है आपकी 0.8, और मैं बोलूँ इस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 2.8 उसकी वैल्यू भी क्या होगी आपकी 0.8। तो मैं चाहूँ तो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 2.8 को बोल सकता हूँ 1.8 प्लस 1 उसका फ्रैक्शनल पार्ट हो गया। अच्छा, अब इस 1 की वजह से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मतलब इन सब की वैल्यू क्या होगी आपकी सेम रहेगी, वो आपकी क्या होगी 0.8 होगी। तो उस वजह से ये प्रॉपर्टी आपकी क्लियर होगी आई है। ये प्रॉपर्टी आई कि इंटीजर आपका क्या फ्रैक्शनल पार्ट के अंदर आता है तो उसका कोई इंपैक्ट नहीं होता है, लेकिन ग्रेटेस्ट इंटीजर में ये आ जाता है तो वो इंटीजर आपका बाहर निकल जाता है। ये ऑलरेडी पता होगा आपको, मैं एक बार रिवाइज करवा रहा हूँ, ठीक है। फिफ्थ, सिक्स, सेवन प्रॉपर्टी आपकी कंबाइंड प्रॉपर्टी है ग्रेटेस्ट इंटीजर एंड फ्रैक्शनल पार्ट में। तो फिफ्थ प्रॉपर्टी बोलती है आपकी फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स
उसकी वैल्यू क्या होगी आपकी 0। कैसे देखो, ग्रेटेस्ट इंटीजर x, इसकी वैल्यू हमेशा क्या देगा आपका इंटीजर देगा, इंटीजर का फ्रैक्शनल पार्ट अभी पड़ा है, उसकी वैल्यू क्या होगी आपकी 0 होगी, ठीक है। सिमिलरली मैं बोल सकता हूँ ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x, उसकी वैल्यू भी क्या होगी आपकी 0। क्यों? क्योंकि फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x वो वैल्यू क्या देगा आपका 0 से लेके 1, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर 0 to 1, 0 to 1 के बीच में जब भी ग्रेटेस्ट इंटीजर के मिलेगा तो उसका आउटपुट हमेशा क्या होगा आपका 0 होगा। तो आई होप ये वाली प्रॉपर्टी भी क्लियर होगी। 7th वाली प्रॉपर्टी थोड़ी सी इंपॉर्टेंट है, इसमें आपको थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा। तो जब भी मैं पूछूं आपका क्या क्वेश्चन आपका क्या ग्रेटेस्ट इंटीजर x प्लस वाई का ग्रेटेस्ट इंटीजर, अब उसकी वैल्यू मैं डायरेक्टली नहीं बोल सकता कि उसकी वैल्यू ग्रेटेस्ट इंटीजर x प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर y होगी। यहाँ पे आपको क्या कंडीशन की हेल्प की जरूरत पड़ेगी। तो मैं क्या बोलता हूँ, पहला केस लेता हूँ, यदि x और y दोनों इंटीजर है, x और y दोनों इंटीजर है, तो मैंने बोल दिया x की जैसे कोई वैल्यू ले ली मैंने, आपका क्या है 2 और y की वैल्यू ले ली 3, तो यहाँ पे क्या आपका LHS में क्या है आपका ग्रेटेस्ट इंटीजर 2 प्लस 3 मतलब उसकी वैल्यू 5, तो इसको मैं डायरेक्टली ब्रेक कर सकता हूँ ग्रेटेस्ट इंटीजर x प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर y, कब? व्हेन x और y की वैल्यू आपके क्या होगी इंटीजर। लेकिन जब x और y की वैल्यू नॉन इंटीजर होगी उसमें आपको कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है। कैसे कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है? जैसे मैंने एक केस में बोल रहा हूँ आपका x की वैल्यू मैंने ले ली आपके क्या 2.3 एंड y की वैल्यू मैंने ले ली आपके 3.2। एक केस मैंने ले लिया x की वैल्यू 2.8 और y की वैल्यू ले ली मैंने 3.5। अच्छा, अब मैं इस केस में मैं बात करूं तो यहाँ पे मैं बोल सकता हूँ ग्रेटेस्ट इंटीजर x प्लस वाई, उसकी वैल्यू क्या जाएगी आपकी ग्रेटेस्ट इंटीजर 2 प्लस 3 2.3 प्लस 3.2, तो इसकी वैल्यू क्या जाएगी ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 5.5 के इक्वल आ जाएगी। अब इन दोनों को मैं ऐड करूं तो ग्रेटेस्ट इंटीजर इसकी वैल्यू मैं बोलूँ यहाँ पे ग्रेटेस्ट इंटीजर x प्लस वाई की वैल्यू बोलूँ तो इसकी वैल्यू क्या आपकी ग्रेटेस्ट इंटीजर 2.8 प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 3.5, तो मैं बोल सकता हूँ यहाँ पे ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ क्या जाएगा आपका 6.3। अब इसकी ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू आपकी क्या होगी 5 और इसकी वैल्यू क्या जाएगी आपकी 6। अब दोनों ग्रेटेस्ट इंटीजर x और दो ग्रेटेस्ट इंटीजर y दोनों की वैल्यू क्या होगी आपके 5, तो एक टाइम तो इक्वल आ रहा है लेकिन एक टाइम इक्वल नहीं आ रहा है। तो इस चीज को कॉन्फ्लिक्ट करने के लिए मैं क्या कर सकता हूँ, उन दोनों के यदि फ्रैक्शनल पार्ट, उन दोनों का फ्रैक्शनल पार्ट क्या आपका 0.3 और 0.2, इन दोनों का सम यदि 1 से लेस देन है तो उसकी जो वैल्यू होगी वो क्या जाएगी ग्रेटेस्ट इंटीजर x प्लस वाई की वैल्यू क्या आएगी आपकी ग्रेटेस्ट इंटीजर x प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर y के इक्वल होगी। ये कब आएगी? जब दोनों के फ्रैक्शनल पार्ट की वैल्यू क्या होगी 0 से लेके 1, मतलब दोनों के फ्रैक्शनल पार्ट का सम 0 से लेके 1 के बीच में हो। लेकिन यदि दोनों के फ्रैक्शनल पार्ट का जो सम होगा 1 से बड़ा और 2 से छोटा तो डेफिनेटली होगा, मतलब 1 से बड़ा होगा, तो इस केस में ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस वाई इसकी वैल्यू क्या जाएगी ग्रेटेस्ट इंटीजर x प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर y प्लस 1 आ जाएगा। तो यहाँ पे आई होप ये चीज आपको समझ में आएगी, लॉजिकली मैंने एक्सप्लेन कर दी। तो ये रूल याद रखना, डायरेक्टली आप मत बोल देना कि इसकी वैल्यू ग्रेटेस्ट इंटीजर x प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर y होगी, यहाँ पे कंडीशन की हेल्प देखना। अच्छा, इन केस कुछ नहीं दे रखा होगा तो फिर मैं बाय डिफॉल्ट यही लूंगा। मॉड्यूल में 1-2 क्वेश्चंस हैं, आप इस टाइप के आप ट्राई करके देखना, ठीक है। अच्छा, अब इन प्रॉपर्टी पे बेस 1-2 क्वेश्चंस कर लेते हैं। तो क्वेश्चन क्या है आपके, ये मैं हटा देता हूँ, यहाँ पे इनकी कोई जरूरत है नहीं, वैसे समझाने के लिए था। तो क्वेश्चन है, काफी अच्छा क्वेश्चन है। इसने क्या बोला है, इफ समीशन ऑफ r इज इक्वल्स टू 1 से लेके 2020 ग्रेटेस्ट इंटीजर x माइनस r प्लस समीशन ऑफ r इज इक्वल्स टू 1 से लेके 2020 समीशन ऑफ आपका क्या है फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x प्लस r, उसकी वैल्यू क्या दे रखी है आपकी 2020, देन ग्रेटेस्ट इंटीजर x उसकी वैल्यू निकालनी है। उसने बोल रखा है वेयर बॉक्स डिनोट आपका ग्रेटेस्ट इंटीजर और ये आपका क्या फ्रैक्शनल फंक्शन, तो वो आपका क्या नोटेशन के बारे में तो हमेशा बताएगा। तो क्या करता हूँ, सबसे पहले इसको सिंप्लीफाई करने के लिए इसको मैं एक्सपेंड करता हूँ, सबमिशन को मैं एक्सपेंड करूंगा तो यहाँ पे क्या जाएगा r इज इक्वल्स टू 1 पे, r इज इक्वल्स टू 1 पे क्या है आपका ग्रेटेस्ट इंटीजर x माइनस 1 प्लस r इज इक्वल्स टू 2 पे क्या जाएगा ग्रेटेस्ट इंटीजर x माइनस 2 एंड सो ऑन r इज इक्वल्स टू 20 पे क्या जाएगा ग्रेटेस्ट इंटीजर x माइनस 2020 प्लस सिमिलरली मैं इस सबमिशन को ब्रेक करूंगा तो r इज इक्वल्स टू 1 पे क्या जाएगा आपका फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x प्लस 1, r इज इक्वल्स टू 2 पे फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x प्लस 2 एंड सो ऑन r इज इक्वल्स टू 2020 पे फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x प्लस 2020। अच्छा, अब उसकी प्रॉपर्टी यूज करते हैं। तो मैंने क्या बोला था ग्रेटेस्ट इंटीजर x प्लस माइनस आई, तो वहां पे आपका क्या होगा इंटीजर बाहर आ जाएगा और फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x प्लस माइनस आई तो उसमें आपका क्या इंटीजर आपका क्या खत्म हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं बोल सकता हूँ इसकी वैल्यू क्या जाएगी ग्रेटेस्ट इंटीजर x माइनस 1 प्लस सेकेंड वाले को बोल सकता हूँ आपका ग्रेटेस्ट इंटीजर x माइनस 2 एंड सोन चलता रहेगा। ये क्या बन जाएगा आपका पूरा एक्सप्रेशन लास्ट तक मैं बोल दूँ आपका क्या ग्रेटेस्ट इंटीजर x माइनस 2020 प्लस इधर ही आपका क्या है ये इंटीजर का आपके खत्म हो जाएंगे तो क्या बोल सकता हूं आपका ये बन जाएगा एक्सप्रेशन आपका ग्रेटेस्ट फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x
एंड सो ऑन आपका क्या होगा फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स कितने टाइम आएगा बेटा, जितनी टर्म्स है 1 से लेके 2020 मतलब आपका क्या है 2020 टाइम्स, ये भी आपका क्या होगा 2020 टाइम्स। अब थोड़ा ध्यान से देखो, इस चीज को मैं बोल सकता हूँ आपका ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स 2020 टाइम्स आ रहा है, तो इसको हम बोल सकते हैं आपका 2020 इंटू ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स। फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स कितने टाइम आपका क्या 2000 टाइम, तो इसको मैं बोल सकता हूँ 2020 टाइम, तो 2020 इंटू आपका क्या होगा फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स माइनस सारे माइनस आपको मैं नंबर में मैंने माइनस कॉमन ले लिया, तो क्या जाएगा आपका 1 प्लस 2 प्लस 3 अप टू क्या जाएगा आपका 2020, इन सबका जो सम है वो आपका क्या दे रखा है आपका 2020 दे रखे। अब थोड़ा ध्यान से देखो, इन दोनों में से मैं क्या कर लेता हूँ आपका 2020 कॉमन ले लेता हूँ, तो 2020 कॉमन ले लिया तो क्या बन गया आपके पास एक्सप्रेशन ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स। ये क्या होगा 1 से लेके 2020 मतलब फर्स्ट 2020 नंबर का सम, इसकी वैल्यू बोल सकता हूँ आपका माइनस 2020 इंटू 2021 अपॉन आपका क्या होगा 2, उसकी वैल्यू क्या दे रखी है आपकी 2020। अब थोड़ा ध्यान से देखो यहाँ पे 2020 तीनों में आपका क्या कॉमन, तो कैंसिल कर सकता हूँ ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स, इसको मैं क्या बोल सकता हूँ ये आपका क्या होगा एक्स, क्यों डेफिनेशन थी मैंने क्या बोला था फ्रैक्शनल पार्ट एक्स की वैल्यू क्या आपकी एक्स माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स, तो इसको इधर भेजूंगा तो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स उसकी वैल्यू क्या होगी आपकी एक्स, तो ये वैल्यू क्या आपकी एक्स की वैल्यू होगी, इसकी वैल्यू में क्या करूँ वो कट गया तो उधर क्या बच गया आपका 1 प्लस यहाँ पे क्या बन गया आपका 2021 अपॉन 2, तो इसको मैं सिंप्लीफाई करके बोल सकता हूँ आपका 2023 अपॉन 2, ये आपका क्या होगा x की वैल्यू हो जाएगी। इसको मैं और सिंप्लीफाई करूँ तो क्या बोल सकता हूँ आपका 2022, तो मैं बोल सकता हूँ आपका 1011.5 हो गया, ये आपका क्या होगा x की वैल्यू आ गई, तो बोल सकता हूँ आपका ग्रेटेस्ट इंटीजर x की वैल्यू क्या आपका ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 1011.5 उसकी वैल्यू क्या आपकी 1011, और यही इस क्वेश्चन का क्या होगा आपका आंसर। आई होप बेटा ये चीज़ आपको समझ में आई होगी, ठीक है। इसी पैटर्न के 1-2 क्वेश्चन और हैं आपके क्या मॉड्यूल में भी दे रखे। अच्छा, अब इसमें कई बार कंबाइंड क्वेश्चन बन जाते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर फ्रैक्शनल पार्ट के, आईआईटी में भी एक बार ऐसा क्वेश्चन आ चुका है जेईई एडवांस में, तो देखते हैं आगे इस टाइप के 1-2 क्वेश्चन और देखते हैं। तो आगे क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन है थोड़ा अच्छा क्वेश्चन बेटा आईआईटी में आ चुका है, सेम टू सेम आईआईटी जेईई में। तो क्वेश्चन आपका नंबर ऑफ सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन, या तो नंबर ऑफ सॉल्यूशन बोल सकता है या फिर बोल सकता है सोल्व द इक्वेशन। जनरली सोल्व द इक्वेशन नहीं देगा क्योंकि उसको पता है कि स्टूडेंट बड़ा इंटेलिजेंट है, वो वैल्यू पुट करके आपको सोल्व करके चेक कर लेंगे, लेकिन यहाँ पे पूछ सकता है सम ऑफ ऑल वैल्यूज, तो उस केस में तो आपको एक्जैक्टली वैल्यू निकाल सकते हैं, मतलब किसी भी तरीके से दे सकता है। आईआईटी वाला क्वेश्चन ऐसे देगा जिससे आप आंसर उसका आइडिया नहीं लगा सकते हो, ठीक है। तो इक्वेशन दे रखी है आपकी 4 ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स 4 ऑफ फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स। अच्छा, अब ये मैंने ऑलरेडी बता दिया, जब भी आपकी क्या इक्वेशन फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स और एक्स की टर्म्स में है, तो ऐसे केस में आपका क्या तीनों जो वेरिएबल है, मतलब आप फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स है और ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स है, उनको 2 वेरिएबल की टर्म्स में कन्वर्ट करना है। 2 वेरिएबल मैं बोलूँ तो आपका क्या है, सिर्फ आपका क्या है फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स और ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स उसकी टर्म में निकालना, मतलब एक्स को आपको एलिमिनेट करना पड़ेगा। एक्स को एलिमिनेट करने के लिए आपको पता है कि एक्स की वैल्यू क्या होती है आपकी ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स होती है। तो मैं क्या करता हूँ यहाँ पे पहले पुट कर देता हूँ, तो 4 ऑफ फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स प्लस 2 टाइम प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स। तो उससे क्या बेनिफिट हो जाएगा, इसको इधर पे जाओ तो 3 टाइम ऑफ फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स की वैल्यू क्या है आपकी 2 टाइम्स ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स। तो ऐसे केस में जो इक्वेशन उसको मैं क्या बनूं फ्रैक्शनल पार्ट एक्स की टर्म्स में बना लूं, तो यहाँ पे बोल सकता हूं आपका फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स की वैल्यू क्या जाएगी आपकी 2/3 ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स। इसको मैं क्या बोल देता हूं आपका इक्वेशन 1। इसी इक्वेशन के हेल्प से मैं एग्जैक्टली वैल्यू निकालूंगा। अच्छा, अब यहाँ पे क्या यूज करूंगा, आपको पता है कि जब भी फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स होता है उसकी वैल्यू क्या होती है, हमेशा 0 से लेके 1 के बीच में होती है। तो ये आपका क्या फ्रैक्शनल पार्ट मतलब LHS की वैल्यू, तो LHS की वैल्यू आपके क्या दे रखी है आपकी 0 से लेके 1 के बीच में दे रखी है। तो ये इक्वेशन इक्वलिटी होल्ड करने के लिए RHS की वैल्यू भी क्या आपके 0 से लेके 1 के बीच में होगी। तो मैं बोल सकता हूँ यहाँ पे RHS आपका क्या है 2/3 ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स, उसकी वैल्यू भी क्या आपकी 0 से लेके 1 के बीच में होगी, ठीक है। अब इसको सिंप्लीफाई करने के लिए क्या करूँ, ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स बनाने के लिए यहाँ पे 3/2 से मल्टीप्लाई कर दूँ, तो बोल सकता हूँ आपका 3/2 इंटू 0 मतलब तो क्या आपका 0 से लेके आपका क्या ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स उसकी वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी लेस देन आपका क्या होगा 3/2।
अच्छा, अब ग्रेटेस्ट इंटीजर x की वैल्यू 0 से लेके 3/2, तो ऐसे केस में ग्रेटेस्ट इंटीजर x की वैल्यू क्या क्या हो सकती है? तो यहाँ पे बोल सकता हूँ ग्रेटेस्ट इंटीजर x की दो वैल्यू वैलिड हो सकती है, या तो आपकी क्या होगी 0, या फिर इसको मैं बोल सकता हूँ 1.5, या फिर ग्रेटेस्ट इंटीजर x की वैल्यू क्या आपकी 1। तो क्लियरली है कि यहाँ पे ग्रेटेस्ट इंटीजर x की दो वैल्यू पॉसिबल होंगे, उसके करस्पॉन्डिंग आपके क्या फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x की दो वैल्यू होंगी। तो इस इक्वेशन में टोटल नंबर ऑफ सॉल्यूशन रहेंगे, आपके दो सॉल्यूशन रहेंगे। लेकिन मेरा एम ये फाइंड नहीं करना, तो मेरा एम क्या सॉल्यूशन भी फाइंड करना है। तो मैं क्या करता हूँ, प्रॉपर केस लेता हूँ। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर x की वैल्यू क्या करता हूँ, व्हेन ग्रेटेस्ट इंटीजर x इज इक्वल्स टू 0, तो उस केस में इक्वेशन 1 से मैं बोल सकता हूँ फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x की वैल्यू क्या जाएगी 2/3 इंटू 0, उसकी वैल्यू क्या आपका फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x की वैल्यू क्या होगी आपकी 0। तो ऐसे केस में जो x सॉल्यूशन, तो मेरे को x के बारे में फाइंड करता है, x की वैल्यू क्या है ग्रेटेस्ट इंटीजर x प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x, मतलब x इज इक्वल्स टू 0 उस इक्वेशन का एक सॉल्यूशन होगा। सिमिलरली मैं बात करता हूँ आपका ग्रेटेस्ट इंटीजर x की वैल्यू क्या आपकी 1, तो इक्वेशन 1 से मैं बोल सकता हूँ आपका फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x की वैल्यू क्या जाएगी आपकी 2/3 इंटू 1, मतलब आपका क्या फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x की वैल्यू क्या जाएगी आपकी 2/3। तो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x की वैल्यू क्या है आपकी 2/3, तो उस केस में x की वैल्यू क्या जाएगी ग्रेटेस्ट इंटीजर x प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x, तो मतलब सिंप्लीफाई करूंगा तो x की वैल्यू क्या जाएगी आपकी 5/3। तो क्लियरली है कि x इज इक्वल्स टू 0 और x इज इक्वल्स टू 5/3, ये दो उसके सॉल्यूशन है। आप चाहो तो क्रॉस चेक करके देख लो, 0 पे रखूंगा तो x इज इक्वल्स टू 0 पे इसकी वैल्यू 0 0 0 सेटिस्फाई कर रहा है, x इज इक्वल्स टू 0 डायरेक्टली एक आंसर है। सिमिलरली x इज इक्वल्स टू 5/3 पे भी चेक करना, उसको सेटिस्फाई करेगा। आई होप ये चीज़ आपको समझ में आई होगी, ठीक है। कई बार इसमें हम मोड वोड लगा के भी क्वेश्चन दे देते हैं, तो वो थोड़ा सा और कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। लॉजिकली यही होगा। इस टाइप के 2-3 क्वेश्चन दे रखे आपके मॉड्यूल में, डे 4 में दे दिया, डे 5 में ऐसे क्वेश्चन दे रखे, तो वो सारे क्वेश्चन आप ऐसे सोल्व करना, सेम कन्वर्ट कर लेना है इसमें, ठीक है। तो सेम मैं इसी टाइप के क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करने के लिए दे रहा हूँ, होमवर्क आपका सेम इसी पैटर्न क्वेश्चन है। इसको एक अल्टरनेट तरीके से भी बहुत सोच सकते हैं, वो मैं आपको बताऊंगा। क्वेश्चन आपका नंबर ऑफ वैल्यूज ऑफ x सेटिस्फाइंग द सिस्टम ऑफ इक्वेशन 5 ऑफ फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x इज इक्वल्स टू x प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर x, और दूसरी इक्वेशन आपकी ग्रेटेस्ट इंटीजर x माइनस फ्रैक्शनल पार्ट x इज इक्वल्स टू आपका क्या 1/2। तो पहला मेथड तो क्या है, इस तरीके से जैसे मैंने किया वैसे कर सकते हो। दूसरा मेथड आपका क्या, लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल मान लो, जैसे ग्रेटेस्ट इंटीजर x को सबसे पहले इनको कन्वर्ट कर दो, सबको आपस में कन्वर्ट कर दो आपका क्या ग्रेटेस्ट इंटीजर और फ्रैक्शनल पार्ट के टर्म्स में, और ग्रेटेस्ट इंटीजर x को t मान लो, फ्रैक्शनल पार्ट x को u मान लो। तो t और u में दो इक्वेशन, दो वेरिएबल, दोनों को सिंप्लीफाई करना, उससे आपका क्या आंसर आ जाएगा। जो भी आपको अच्छा लगे, दोनों तरीके से आपका क्या सेम आंसर आएगा। तो ये क्वेश्चन आपका होमवर्क रहेगा। इनकेस नहीं बनेगा तो आपके जो जूम डिस्कशन सेशन है उसमें आप कंप्लीटली डिस्कस कर सकते हो, ठीक है। एक क्वेश्चन और लेते हैं इसमें, डोमेन टाइप का क्वेश्चन दे रखा है आपका, डोमेन ऑफ फंक्शन f(x) इज इक्वल्स टू 2 टाइम ऑफ फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x का होल स्क्वायर प्लस 3 फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x माइनस 2। तो एज पर डेफिनेशन पे क्या बोल सकता हूँ, रूट के अंदर जो क्वांटिटी है तो मैं बोल सकता हूँ 2 टाइम ऑफ फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x का होल स्क्वायर प्लस 3 इंटू फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x माइनस 2, दैट शुड बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। अब मैं क्या करता हूँ, बार बार ना लिखना पड़े, इसलिए लेट फ्रैक्शनल पार्ट x की जगह मैंने बोल दिया आपका t। तो इक्वेशन आ जाएगी आपकी 2t स्क्वायर प्लस 3t माइनस 2, दैट शुड बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। अब इसको सिंप्लीफाई करने के लिए फैक्टराइज करूंगा, तो फैक्टराइज आपका क्या है, आपका 2t स्क्वायर प्लस 4t माइनस t दैट शुड बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। इससे मैं बोल सकता हूँ आपका फैक्टर आपका 2t माइनस 1 एंड आपका क्या होगा t प्लस 2 दैट शुड बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर दूंगा, तो चेक पॉइंट्स आपके आ रहे हैं आपके -2 और आपका क्या होगा 1/2, दोनों जगह पे इंक्लूड पॉजिटिव नेगेटिव, कौन सा रीजन है ग्रेटर देन, मतलब ये रीजन और ये रीजन। तो मैं बोल सकता हूँ यहाँ पे t बिलोंग्स टू आपका क्या माइनस इन्फिनिटी से लेके आपका क्या -2 क्लोज इंटरवल यूनियन 1/2 से लेके आपका क्या होगा इन्फिनिटी। अब t तो क्या आपका फ्रैक्शनल पार्ट है, तो मैं बोल सकता हूँ आपका फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x, इसको मैं क्या बोल सकता हूँ लेस देन इक्वल्स टू -2, और यूनियन का मैं बोल सकता हूँ और फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x का मतलब क्या होगा ग्रेटर देन इक्वल्स टू आपका क्या होगा 1/2। अच्छा, अब यहाँ पे आपका क्या सॉल्यूशन आ गया, यहाँ तक आप कर लोगे, लेकिन इसके बाद आप कंफ्यूज हो सकते हो। तो एक चीज याद रखना, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x, आपको पता है कि फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x की जो वैल्यू होती है वो हमेशा 0 से लेके 1 के बीच में होगी। ये बोल रहा है फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x की वैल्यू लेस देन इक्वल्स टू -2, क्या कभी हो सकती है, कभी नहीं हो सकती, मतलब ये वाला आपका क्या होगा रिजेक्ट हो जाएगा। फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x की वैल्यू आपको पता है 0 से लेके 1 के बीच में हो रही है, और जबकि ये बोल रहा है कि फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x की वैल्यू क्या जाएगी आपकी 1/2 से ग्रेटर देन। तो यहाँ पे उन दोनों का आंसर क्या होगा, दोनों का इंटरसेक्शन। तो मैं इन दोनों का इंटरसेक्शन बोल सकता हूँ आपका फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x की वैल्यू क्या जाएगी आपकी 1/2 से बड़ी एंड 1 से छोटी होगी।
ठीक है, लेकिन आंसर इस फॉर्म में नहीं दिया होगा, आंसर क्या होगा, जनरल फॉर्म में दिया होगा। अब जनरल फॉर्म में देखो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x की वैल्यू 1/2 से लेके 1 कब हो सकती है, जब आपका क्या 1/2 से लेके 1 के बीच का इंटरवल हो, 3/2 से लेके 2 के बीच का इंटरवल हो, 5/2 से लेके आपका क्या 3 के बीच का इंटरवल हो, 7/2 से लेके आपका क्या 4/4 के बीच का इंटरवल हो, मतलब हाफ से आगे वाला जो रीजन है, नेक्स्ट हाफ वाला पोर्शन, वो आपका आंसर। तो इन जनरल सॉल्यूशन में क्या बोलूँगा, उसको मैं बोल सकता हूँ यहाँ पे क्या होगा, x की वैल्यू क्या होगी आपकी n से लेके n+1/2, मतलब n+1/2 से लेके और आपका क्या होगा n+1, उसके बीच में कुछ भी वैल्यू होगी, तो उस केस में जो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x की वैल्यू क्या होगी आपकी 1/2 से लेके 1 होगी, और ये इसका क्या होगा आंसर, वेयर n बिलोंग्स टू क्या होगा आपका इंटीजर। ये इसका क्या होगा कंप्लीट सॉल्यूशन। आई होप ये चीज़ आपको समझ में आई होगी। ठीक है, अब देख लेना जैसा आपका आंसर है, इस फॉर्म में आंसर है तो डायरेक्टली ये कर देना, या फिर जनरल है तो जनरल में आपका क्या है ये कर देना, n की वैल्यू 0 रख देना, n की वैल्यू 1 रख देना, सारी वैल्यू को सेटिस्फाई कर रहा है, मतलब ये उसका क्या होगा आपका जनरल सॉल्यूशन, और ये आपका क्या एक पर्टिकुलर मतलब इस इंटरवल टाइप का एक सॉल्यूशन हो गया। ठीक है बेटा, तो ये आपका क्या है आपका फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x आ गया था। तो ये आपके क्या पीस वाइज फंक्शंस थे, काफ़ी इंपॉर्टेंट थे, आपका आगे के जितने चैप्टर्स होंगे उनमें बहुत ज़्यादा यूज आने वाले, इसलिए इन टॉपिक्स को थोड़ा सा अच्छे से आप लेना, सीरियसली लेना। नेक्स्ट हम स्टार्ट करते हैं हम लोग ट्रांसेंडेंटल फंक्शन। तो नेक्स्ट टाइप के जो फंक्शन होते हैं आपके ट्रांसेंडेंटल फंक्शन होते हैं। तो ट्रांसेंडेंटल फंक्शन में सबसे पहले हम पढ़ेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के बारे में। तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आपने कंप्लीटली पढ़ा है आपने 11th क्लास में काफ़ी डिटेल में, तो बस मैं एक क्विक रिवीजन कर लेता हूँ मैं, इसलिए मैंने एक चार्ट बना के दे दिया। यहाँ पे आपको क्या काम आएगा, सिर्फ उनका डोमेन, रेंज और साइन, कोस, टैन और कोड, इनका ग्राफ काम आएगा, बस ये चीज़ है। आपको डोमेन और रेंज हमेशा याद रखनी पड़ेगी, और वो चीज़ आई नो आपको ऑलरेडी याद है, बस एक तरीके से रिवाइज कर लेते हैं। तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में सबसे पहले आपका क्या है, साइन होता है, साइन एक्स, जिसकी डोमेन होती है आपकी -∞ से लेकर +∞, रेंज आपकी क्या होती है -1 से लेकर +1। ये चीज़ हमेशा याद रखनी है, इनफैक्ट याद है ही, इसमें बताने की जरूरत नहीं। साइन का जो ग्राफ होता है वो क्या होता है आपका, इस टाइप का ग्राफ होता है, ऑलरेडी आपको पता है, बस मेरे को यहाँ पे ज़्यादा डिटेल बताने की जरूरत नहीं, बस एक तरीके से अब दोबारा से एक तरीके से रिवीजन टाइप से हो गया। अच्छा, अभी यहाँ पे मेरे को कुछ चीज़ें बताने की जरूरत पड़ेगी। पहली चीज़ आपने पढ़ी होगी पीरियड टाइप की। पीरियड क्या होता है, कोई भी फंक्शन अपना बिहेवियर रिपीट करता है एक फिक्स इंटरवल के बाद में, तो जो फिक्स इंटरवल है ना, मिनिमम फिक्स इंटरवल है, वो आपका क्या होता है, आपका पीरियड होता है। अच्छा, अब देखो यहाँ पे ये जो पीरियड फंक्शन है, देखो ये जो वैल्यू है आपकी फिर से रिपीट हो रही है यहाँ पे, उसके बाद वापस से रिपीट हो रही है, उससे पहले भी आपके क्या बार बार रिपीट हो रही है, मतलब इतनी जो वैल्यू है बार बार रिपीट हो रही है, तो ये एक पीरियोडिक फंक्शन हो गया। पीरियोडिक फंक्शन वो फंक्शन होते हैं जो अपनी वैल्यू रिपीट करते हैं बार बार एक फिक्स टाइम इंटरवल के बाद में, और जो मिनिमम फिक्स टाइम इंटरवल वो आपका क्या होगा, इसका पीरियड हो गया। तो ये पीरियोडिक फंक्शन है, और इसका पीरियड की बात करूँ तो साइन का जो पीरियड होता है आपका 2π होता है। मैं क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि आगे आने वाला है, तो ये चीज़ आपको ऑलरेडी पता होनी चाहिए, तो वहाँ पर मेरे को समझानी पड़ेगी। अब मैं डायरेक्टली लिखवा दूंगा वहाँ पर रिजल्ट। सिमिलरली आपका क्या सेकंड फंक्शन आपका cos x होता है, इसकी डोमेन होती है आपकी -∞ से लेके +∞, और रेंज आपकी क्या होगी -1 से लेके +1, ऑलरेडी आपको पता होगी, ये चीज़ बताने की जरूरत नहीं है। cos x का ग्राफ आपको ये भी होता है, ये सारी चीज़ भी ऑलरेडी पता है, इसमें मेरे को बताने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट मैं बात करूँ उसके पीरियड की बात, तो कितने टाइम इंटरवल के बाद रिपीट कर रहा है, देखो ये वैल्यू, ये वैल्यू, ये वैल्यू और ये वैल्यू, उसके बाद वापस रिपीट कर रहा है, तो इसका पीरियड भी आपका क्या होगा, आपका 2π हो जाएगा। अच्छा, साइन और कोस का पीरियड आपका क्या 2π है, तो कोसेक और सेक का पीरियड भी आपका क्या होगा, आपका 2π होगा। वहाँ पे उनके ग्राफ नहीं है क्योंकि बहुत ज़्यादा यूजफुल नहीं है, उस वजह से मैंने बताया नहीं, लेकिन पीरियड के लिए बताऊँ तो उनका पीरियड आपका क्या सेम रहेगा आपका। नेक्स्ट आपका क्या टेन और कोट। टेन और कोट में आपको क्या थोड़ा सा आपका डोमेन का ध्यान रखना है। सबसे पहले टेन के बारे में बताऊंगा, तो टेन क्या होता है आपका साइन एक्स अपॉन कोस एक्स। तो डोमेन निकालने के लिए आपका ये कोस एक्स शुड नॉट इक्वल टू 0। अब कोस एक्स 0 कहाँ पे हो रहा है, देखो आपका क्या π/2 -π/2 3π/2 -3π/2 5/2 -5π/2, मतलब आपका क्या 2n+1 π/2 पे नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे मैं डोमेन बोलूंगा तो इसका डोमेन क्या होगा, ऑल रियल वैल्यू, मतलब -∞ से लेकर +∞, लेकिन उसमें से वैल्यू कौन सी एक्सेप्ट नहीं करेगा, x इज इक्वल टू जो ओड मल्टीपल ऑफ π/2 वो आपके क्या एक्सेप्ट नहीं करेगा, तो उसका डोमेन हो जाएगा r-2n+1 π/2। सिमिलरली रेंज की बात करूँ तो रेंज की वैल्यू क्या होगी आपकी -∞ से लेके +∞, ये ऑलरेडी पता है, ग्राफ की हेल्प से भी देख सकते हैं। ग्राफ से देखें अपन डोमेन रेंज, तो देखो इसमें डोमेन इसका ग्राफ आपका क्या पूरा -∞ से +∞ जा रहा है, तो डोमेन से -∞ से +∞, रेंज बोलो मैक्सिमम वैल्यू आपकी क्या है 1, मिनिमम वैल्यू आपकी क्या है -1, तो y एक्सिस पे जो एक्सपेंशन वो आपकी क्या होगी, रेंज होगी। ये चीज़ मेरे को बताने की जरूरत नहीं, ऑलरेडी पता है, ठीक है। तो 10x का ग्राफ आपको पता है कि 10x का ग्राफ ऐसा होता है,
ठीक है। अब यहाँ पे मैं बात करता हूँ उसका पीरियड की बात करूँ तो कितने टाइम इंटरवल के बाद रिपीट हो रहा है, देखो थोड़ा ध्यान से देखो, ये वैल्यू ये वैल्यू ये वैल्यू, उसके बाद ये वैल्यू यहाँ पे पूरी रिपीट हो रही है। देखो इतने इंटरवल के बाद ये वापस रिपीट होती जा रही है, तो मतलब -π/2 से लेकर +π/2 के बीच का डिफरेंस कितना आपका पाई। तो ये आपका क्या पीरियोडिक फंक्शन है और इसका पीरियड क्या रहेगा आपका, वो क्या रहेगा आपका पाई रहेगा। अच्छा एक चीज और देखनी है आपको, ये जो ग्राफ है आपका क्या कंटिन्यूअसली इंक्रीज कर रहा है, कंटिन्यूअसली इंक्रीज कर रहा है, कंटिन्यूअसली इंक्रीज कर रहा है, इसलिए जो 10x का जो ग्राफ होता है उसको मैं क्या बोलता हूँ आपका स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन भी बोलता हूँ। अच्छा स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग ऑलरेडी मैंने बता दिया था। इनइक्वालिटी जब आती है तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग को मैं भेजूंगा तो इनइक्वालिटी का साइन चेंज नहीं होगा, लेकिन स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग को मैं ट्रांसफॉर्म करूंगा तो उस केस में इनइक्वालिटी का साइन क्या हो जाएगा आपका रिवर्स। ये रूल मैं ऑलरेडी बता चुका हूं तो उस वजह से मैं बता रहा हूँ। अच्छा अब यहाँ पे मैंने क्यों नहीं बोला स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग, क्योंकि ये यहाँ से यहाँ तक आपका क्या इंक्रीज कर रहे हैं, यहाँ से यहाँ तक आपका डिक्रीज कर रहे हैं, यहाँ से यहाँ तक इंक्रीज कर रहे हैं, यहाँ से यहाँ तक आपका डिक्रीज कर रहे हैं। तो साइन और कोस के जो ग्राफ है आपका क्या इंक्रीजिंग है एज वेल एज डिक्रीजिंग है, तो उस वजह से मैंने वहाँ पे चीज बताई और वो वहां पे यूज भी नहीं आएगा उन चीजों का। ठीक है नेक्स्ट मैं बात करूं आपका क्या है, फोर्थ फंक्शन होगा आपका ट्रिग्नोमेट्रिक कोटेक्स। कोटेक्स की बात करूं डोमेन के लिए तो कोटेक्स को बोल सकता हूं कोसेक अपॉन साइन एक्स, तो क्लियरली है कि साइन एक्स शुड नॉट इक्वल टू 0। साइन एक्स इक्वल टू 0 कहां पे हो रही है आपके 0 पाई 2 पाई 3 पाई -π, मतलब n पाई नहीं होनी चाहिए x की वैल्यू, तो इसका डोमेन की बोलूंगा तो वैल्यू डोमेन हो जाएगी r माइनस आपका क्या होगा n पाई। रेंज हो जाएगी इसकी -∞ से लेकर +∞, इसकी क्या होगी रेंज होगी, इसमें चीज बताने की जरूरत नहीं, ऑलरेडी आपको पता है सही चीज। अब मैं इसका ग्राफ बताऊं तो उसका ग्राफ आपको पता है कि ऐसा टाइप का ग्राफ होता है। ये ग्राफ मेरे को समझाने की जरूरत नहीं, ऑलरेडी आपको आता है ये चीजें। ठीक है तो बस मैं एक तरीके से रिवाइज कर रहा हूँ। ठीक है अब मेरे को यहाँ पे दो चीज बतानी है, पीरियोडिक और इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग को नेचर देखना है। अब बताओ क्या अपना इंटरवल बिहेवियर रिपीट कर रहा है, पूरा बिहेवियर रिपीट कर रहा है, कितने इंटरवल में रिपीट कर रहा है, देखो ये जो वैल्यू है ये वैल्यू है ये वैल्यू है रिपीट कर रही है, कितना इंटरवल है 0 से लेके पाई के बीच के इंटरवल में रिपीट कर रहा है, तो ये आपका क्या है पीरियोडिक फंक्शन हो गया। तो इसका पीरियड क्या हो जाएगा आपका, पीरियड की वैल्यू हो जाएगी आपकी पाई। अच्छा अब देखो x को बढ़ाने पे y की वैल्यू कम हो रही है, तो ये जो फंक्शन होगा आपका डिक्रीजिंग। तो कोट का जो फंक्शन होता है वो आपका क्या होगा स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग का मतलब क्या होगा, हमेशा डिक्रीज करेगा, तो इसके फंक्शन को मैं क्या बोलूंगा स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग हो गया ये आपका। ठीक है बेटा नेक्स्ट आपका क्या बात करूं कोसेक एक्स, तो कोसेक एक्स को क्या बोल सकते हो 1/sin x, तो इसका डोमेन में क्या जाएगा आपका sin x शुड नॉट इक्वल टू 0, मतलब sin x 0 कहां पे हो रहा है आपका n पाई पे, तो कोसेक एक्स का डोमेन क्या हो जाएगा आपका r माइनस n पाई। सिमिलरली मैं इसकी रेंज बताऊं तो रेंज थोड़ी सी इंपॉर्टेंट है कोसेक और सेक में, ये चीज याद रखनी है। अब इनका ग्राफ कैसे याद किया था अपन ने, जहां पे साइन और कोस की वैल्यू होती उसके अलावा बाकी की जो वैल्यू है वो आपके क्या होगा कोसेक और सेक लेगा, बस मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू भी आपके क्या लेगा। तो मतलब देखो यहाँ पे वैल्यू क्या है आपका -1 से लेके 1 के बीच की ले रहा है, उसके बाकी की जितनी वैल्यू आपका कोसेक और सेक लेगा, बस एक्सट्रीम वैल्यू -1 और +1 वैल्यू भी लेगा। तो उसकी डोमेन को रेंज को मैं क्या बोल सकता हूँ, या तो मैं बोल सकता हूँ -∞ से लेके -1 यूनियन 1 से लेके ∞, या फिर मैं बोल सकता हूँ -1 से छोटा या फिर 1 से बड़ा, या फिर इसको मैं एक दूसरे तरीके से बोलूँ तो -∞ से लेके +∞ में से वैल्यू निकाल दो -1 से लेके +1 के बीच की। अब -1 और +1 पे ओपन इंटरवल क्यों लगा, क्योंकि दोनों वैल्यू आपके क्या ले सकता है, इसलिए मैंने यहाँ पे ओपन लगाया। ग्राफ इनका इंपॉर्टेंट नहीं है। सिमिलरली मैं बात करूँ sec x, तो sec x का डोमेन भी आप याद रखना r माइनस 2n + 1 π/2, और रेंज भी इसकी क्या होगी -∞ से लेके -1 यूनियन 1 से लेके ∞ होगी। ठीक है बाकी ज्यादा इसमें कुछ और डिटेल आपको याद रखने की जरूरत नहीं, सिर्फ डोमेन याद रखनी। क्वेश्चन किस टाइप से आएगा आपका, मान लो कोट ऑफ समथिंग ऐसा दे दिया, tan ऑफ समथिंग ऐसा दे दिया, उसकी डोमेन पूछा है, रेंज पूछा, मेनली रेंज पूछा है, तो रेंज के लिए कुछ चीजें याद रखनी पड़ेगी। तो बेसिक टाइप के जो फंक्शन होंगे वहां पे आपको कोई दिक्कत नहीं हो। और ट्रिग्नोमेट्री की डोमेन और रेंज तो आपने 11th क्लास में पढ़ा था, तो इसमें ज्यादा डिटेल में आपको पढ़ाने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है तो हम नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। तो ट्रांसेंडेंटल फंक्शन में हम लोग नेक्स्ट फंक्शन के बारे में बात करते हैं, वो आपका इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन वैसे आपका क्या है, जो नेक्स्ट चैप्टर होगा फंक्शन के बाद इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री वो चैप्टर होगा। तो इन जो फंक्शन होंगे इनके बारे में काफ़ी ज़्यादा डिटेल में हम लोग बाद में पढ़ेंगे, और इसके जो लॉजिक है, इनके ग्राफ क्यों है और बाकी सारी चीज़ें उनके बारे में हम लोग डिटेल में बाद में पढ़ेंगे। लेकिन डोमेन और रेंज के काफ़ी क्वेश्चंस होते हैं, उसमें इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के बेसिक आइडिया हो जाता है, तो उस वजह से मैं यहाँ पे उनको आपका सिर्फ डोमेन और रेंज और उनका एक हल्का सा ग्राफ बना रहा हूँ, एक रफली आइडिया आपको ग्राफ हो जाए कैसा।
आपको ये चीज याद रखनी है, उसका डोमेन और रेंज आपको हमेशा याद रखना है। डोमेन रेंज के बेसिस पे बाकी आपके क्वेश्चंस बन जाएंगे। ग्राफ का आइडिया मैं इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि उससे इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग बिहेवियर का आपको आइडिया पड़ जाए, क्योंकि कई बार डोमेन रेंज में इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग बिहेवियर की वजह से आपका क्या आंसर गलत हो सकता है। ठीक है, तो बस बेसिक से देखते हैं। तो मैं बेसिक आपको आइडिया देता हूँ कि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होता क्या है। जैसे आपका क्या y इजिकल्स टू साइन एक्स कोई भी फंक्शन दे दिया, ये आपका क्या है नॉर्मल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो गया। अब यहाँ पे x क्या था आपका डोमेन और y क्या था आपका रेंज। अब यहाँ पे x गिवन था, उसके करस्पॉन्डिंग अपन ने y की वैल्यू फाइंड की थी। अब उल्टा कर दिया हो, इन केस y गिवन हो और उसके करस्पॉन्डिंग x की वैल्यू फाइंड करनी हो, तो मैं क्या बोल सकता हूँ x इजिकल्स टू आपका साइन को आगे ट्रांसफॉर्म कर दो तो x इजिकल्स टू क्या हो जाएगा आपका साइन इनवर्स ऑफ y। तो मैं क्या बोल सकता हूँ इनवर्स फंक्शन क्या हो गया, जस्ट रिवर्स ऑफ द आपका ट्रिग्नोमेट्री होगा। सिंपल जनरल वर्ड में आप ये चीज याद रख सकते हो। तो क्लियरली दिख रहा है कि y जो था साइन एक्स में, y इजिकल्स टू साइन एक्स में y उसका क्या था आपका रेंज था, x डोमेन था, और x इजिकल्स टू साइन इनवर्स y आया। तो वहां पे जो y था वो ओरिजिनल फंक्शन का क्या था आपका रेंज थी। अब इनवर्स फंक्शन में जो वो आपके जो रेंज होगी वो आपका क्या होगा डोमेन की तरह याद काम करेगा। तो एक रिजल्ट को हमेशा याद रखना, इनवर्स फंक्शन का इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की जो डोमेन होती है वो सेम होती है जो नॉर्मल फंक्शन की रेंज के इक्वल होता है। ठीक है, तो मैं जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन थे उनकी रेंज थी ना सेम टू सेम आपका इनवर्स फंक्शन की आपकी क्या होगी डोमेन हो जाएगी। लेकिन जो इनवर्स फंक्शन की जो रेंज होगी वो नॉर्मल फंक्शन की डोमेन के इक्वल नहीं होगी, वो डोमेन का क्या होगा आपका सबसेट होगा। उसका क्या रीजन है वो हम जब इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक पढ़ेंगे वहां पे देखेंगे। अभी बता देता हूँ 1 ऑन टू फंक्शन होना चाहिए, तो उसकी वजह से आपका क्या होगा नॉर्मल फंक्शन की डोमेन और इनवर्स फंक्शन की रेंज सेम नहीं होगी। वो इनवर्स फंक्शन की जो रेंज होगी वो नॉर्मल फंक्शन की जो डोमेन उसका सबसेट होगा। ये चीज मैंने अभी बता दी, बाकी डिटेल में पढ़ेंगे ये चीजों को। ठीक है, एक चीज और याद रखना, जितने भी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है कोई भी आपका क्या पीरियोडिक नहीं होता, मतलब कोई भी अपना बिहेवियर रिपीट नहीं करता, क्योंकि ये जितने भी होते हैं 1 फंक्शंस हैं। ये चीजें आई नो आपको अभी समझ में नहीं आ रही, लेकिन सारी अपन आगे में पढ़ेंगे, बाद में पढ़ेंगे, तो उस वजह से आप रिलेट कर पाओगे। जब दोबारा से ये चीजें देखोगे तो आप ये सारी चीजें रिलेट कर पाओगे। ठीक है, तो मुझे यहाँ पे 3 चीजों की जरूरत पड़ेगी, मुझे डोमेन, रेंज और एक उसका ग्राफ का नेचर, ये 3 चीजों के बारे में पता होना चाहिए और ये चीज आपको याद रखनी पड़ेगी। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं बात करूं आपका इनवर्स फंक्शन में बात करूं साइन इनवर्स एक्स। तो साइन इनवर्स एक्स में मैंने क्या बोला, साइन एक्स की रेंज क्या थी आपकी -1 से लेके 1, तो साइन इनवर्स एक्स की डोमेन हो जाएगी आपकी -1 से लेके +1 के बीच में होगी। अब वहां पे साइन एक्स की जो डोमेन थी वो -∞ से +∞ थी, लेकिन यहाँ पे साइन इनवर्स एक्स की जो डोमेन है वो -∞ से +∞ नहीं होगी, उसका एक ऐसा सबसेट होगा जिसमें 1 ऑन टू बने। तो -π/2 से लेके +π/2 में साइन का एक पूरा लूप कंप्लीट हो रहा है, मतलब जो रिपीट नहीं कर रहा है, तो उस वजह से मैं रेंज ये लूंगा। तो आपको डायरेक्टली याद रखना है साइन इनवर्स एक्स की जब भी डोमेन आती है तो मैं बोलूंगा आपका -1 से लेके +1 और रेंज होती है आपके क्या होगी -π/2 से लेके +π/2। कोस इनवर्स एक्स है उसका डोमेन होता है आपका -1 से लेके +1 और रेंज हमेशा जो देगा आपका आउटपुट देगा 0 से लेके π के बीच में देगा। लॉजिक मैं बाद में बताऊंगा। इनके ग्राफ के बारे में बताऊं तो ये आपका क्या है, ग्राफ किसका ग्राफ है, ये आपका साइन इनवर्स एक्स का ग्राफ है। साइन इनवर्स एक्स का ग्राफ है, देखो 0 पे साइन इनवर्स एक्स 0 की वैल्यू 0, साइन इनवर्स 1 की वैल्यू क्या होगी आपकी π/2, साइन इनवर्स -1 की वैल्यू आपकी क्या होगी -π/2। तो ये ग्राफ कंटिन्यूअसली इंक्रीज कर रहे हैं, इसलिए मैं क्या बोलता हूँ इसको स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन बोलता हूँ। ये चीज भी आप याद रखना, बस बेसिक में ग्राफ उसका बिहेवियर और नेचर बता रहा हूँ, बस ये चीज आपको याद रखनी है। नेक्स्ट जो ग्राफ है, ये जो ग्राफ है सेकंड वाला ग्राफ, ये आपका ग्राफ है आपका cos इनवर्स x का ग्राफ है। अब देखो cos इनवर्स 0, cos इनवर्स 0 की वैल्यू होती है बेटा आपकी हमेशा पाई होती है। ठीक है, cos इनवर्स π/2 उस cos इनवर्स 0 की वैल्यू होती है आपकी π/2, cos इनवर्स -1 की वैल्यू क्या होगी आपकी पाई, और cos इनवर्स 1 की वैल्यू क्या जाएगी आपकी, उस केस में आपका क्या जाएगा 0 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैं बात करूँ उसकी रेंज क्या जाएगी, देखो डोमेन आपका -1 से लेके 1 और रेंज क्या होगी 0 से लेके π होगी, मतलब डोमेन रेंज ग्राफ से आपका बता रहे हैं। ठीक है, अगेन ये आपका क्या, आपका x की वैल्यू बढ़ने पे y की वैल्यू कम हो रही है, तो ये आपका क्या होगा आपका डिक्रीजिंग फंक्शन हो गया। ठीक है, बस बेसिक इतना याद रखो, नेचर याद रखना है, डोमेन और रेंज याद रखनी है, बस इतना याद रखना, बाकी कुछ नहीं। बाकी नेक्स्ट जो चैप्टर होगा उसमें कंप्लीटली डिटेल में पढ़ेंगे हम लोग। नेक्स्ट जो फंक्शन आपका क्या है tan इनवर्स x। tan इनवर्स x तो याद करो tan x की जो रेंज थी -∞ से +∞, तो उसी लॉजिक से tan इनवर्स x की जो डोमेन हो जाएगी -∞ से लेके +∞, और उसकी जो रेंज होगी -π/2 से लेके +π/2, क्योंकि -π/2 से +π/2 में अपना पूरा बिहेवियर रिपीट, वो सारा जितने भी वैल्यूज है सबको डिनोट कर देता है, मतलब बिहेवियर रिपीट नहीं कर रहा है।
सिमिलरली मैं कोट इनवर्स एक्स की बात करूँ तो उसका कोट इनवर्स एक्स की जो डोमेन होगी माइनस इन्फिनिटी से लेके प्लस इन्फिनिटी, और रेंज क्या होगी ओपन इंटरवल 0 से लेके पाई, क्योंकि tan की वैल्यू आपके क्या 0 पे भी, ये कोट की वैल्यू 0 पे भी डिफाइन नहीं है और पाई पे भी डिफाइन नहीं है, इस वजह से ये दोनों वैल्यू में आपका क्या होगा एक्सक्लूड हो जाएगा। ठीक है, अब मैं ग्राफ की बात करूँ तो ये जो ग्राफ है ये आपका क्या tan इनवर्स x का ग्राफ है। देखो क्लियरली दिख रहा है कि x की मैक्सिमम वैल्यू आपके क्या है प्लस इन्फिनिटी जा रही है, x की मिनिमम वैल्यू आपके क्या होगी माइनस इन्फिनिटी, तो डोमेन आपकी माइनस इन्फिनिटी से लेकर प्लस इन्फिनिटी। रेंज की बात करूँ y की मिनिमम वैल्यू आपके क्या है माइनस पाई बाई टू, मैक्सिमम वैल्यू आपके क्या है पाई बाई टू, तो रेंज की वैल्यू क्या आपकी माइनस पाई बाई टू से लेकर प्लस पाई बाई टू। अच्छा ये चीज याद रखना, tan इनवर्स इन्फिनिटी जो अप्रोच करेगा उसकी वैल्यू हमेशा पाई बाई टू, अभी याद रखना ये चीजें याद आएगी। tan इनवर्स माइनस इन्फिनिटी उसकी वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी माइनस ऑफ पाई बाई टू, tan इनवर्स जीरो की वैल्यू क्या होगी आपकी जीरो। अच्छा x की वैल्यू बढ़ने पे y की वैल्यू बढ़ रही है तो ये आपका क्या होगा क्लियरली दिख रहा है इंक्रीजिंग फंक्शन है। ठीक है, नेक्स्ट जो ये ग्राफ है, ये जो ग्राफ आपका है कोट इनवर्स x का ग्राफ है, कोट इनवर्स x का ग्राफ है। अब देखो इसके ग्राफ की डोमेन और रेंज, x की मैक्सिमम वैल्यू आपके प्लस इन्फिनिटी जा रही है, मिनिमम वैल्यू आपके क्या माइनस इन्फिनिटी जा रही है, तो डोमेन होगी इसकी माइनस इन्फिनिटी से लेके प्लस इन्फिनिटी। रेंज की बात करूँ तो y की मिनिमम वैल्यू 0 से लेके मैक्सिमम वैल्यू पाई तक जा रही है, तो रेंज होगी आपकी 0 से लेके पाई, और दोनों वैल्यू कभी इंक्लूड नहीं होगी, इसलिए मैंने क्या लिया आपका ओपन इंटरवल। अब देखो यहाँ पे x की वैल्यू बढ़ाने पे y की वैल्यू कम हो रही है, तो जो कोट इनवर्स x वाले जो फंक्शन होते हैं वो आपके क्या होते हैं डिक्रीजिंग फंक्शन होते हैं। बस ये चीज याद रखना, डोमेन रेंज और ग्राफ का बिहेवियर और ग्राफ, बस अभी के लिए चीज याद रखना। नेक्स्ट बात करूं आपका कि कोसेक इनवर्स एक्स और सेक इनवर्स एक्स, तो कोसेक इनवर्स एक्स की जो डोमेन होती है हमेशा याद रखना माइनस इन्फिनिटी से लेके माइनस वन यूनियन वन से लेके इन्फिनिटी, और रेंज होती है माइनस पाई बाई टू से लेके प्लस पाई बाई टू माइनस जीरो, मतलब जीरो वैल्यू पे कोसेक इनवर्स एक्स आपका क्या होगा डिफाइन नहीं होगा। ठीक है, अब उसका ग्राफ बनाऊंगा तो ये जो ग्राफ है ये आपका क्या है कोसेक इनवर्स एक्स का ग्राफ है। अच्छा ये ग्राफ कैसे बना है देखो, उसको मैं रिलेट करूंगा साइन इनवर्स एक्स के, मतलब ये आपका क्या वैल्यू आपका ये जो ग्राफ है आपका साइन इनवर्स एक्स का ग्राफ है। अब जो साइन इनवर्स वाली वैल्यू है वो वैल्यू नहीं लेगा, उसके आगे वैल्यू लेगा, तो साइन इनवर्स एक्स के आगे की जो वैल्यू है यहाँ पे, यहाँ से लेके और आगे इन्फिनिटी तक, और यहाँ से लेके आपका इधर माइनस इन्फिनिटी तक, तो ये जो वहां हटा देता हूं तो ये जितना पार्ट बच गया आपका क्या है कोसेक इनवर्स एक्स का ग्राफ है। तो क्लियरली दिख रहा है डोमेन एक्स की वैल्यू माइनस वन से लेके आपका क्या है माइनस इन्फिनिटी और वन से लेके प्लस इन्फिनिटी, तो डोमेन होगी माइनस इन्फिनिटी से लेके माइनस वन यूनियन वन से लेके इन्फिनिटी। रेंज की बात करूं तो माइनस पाई बाई टू से लेके आपका क्या होगा जीरो तक, और जीरो से लेके आपका क्या पाई, मतलब जीरो वाली इंक्लूड नहीं हो रही, इसलिए आपका क्या बोल सकता हूँ माइनस पाई बाई टू से लेके पाई बाई टू माइनस आपके क्या एक वैल्यू इंक्लूड नहीं हो रही आपके क्या जीरो। अब इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग बात करो, एक्स की वैल्यू बढ़ाने पर वाई की वैल्यू कम हो रही है, एक्स की वैल्यू बढ़ाने पे वाई की वैल्यू कम हो रही है, तो क्लियरली है कि ये जो ग्राफ होगा आपका डिक्रीजिंग फंक्शन होगा। ठीक है, सिमिलरली मैं बात करूं नेक्स्ट आपका क्या है सेक इनवर्स एक्स। सेक इनवर्स एक्स की जो डोमेन होगी वो भी आपको याद रखनी है माइनस इन्फिनिटी से लेके माइनस वन यूनियन वन से लेके इन्फिनिटी, और जो रेंज होगी, रेंज क्या होगी आपकी माइनस, ये रेंज होगी यहाँ पे आपका गलत हो गया, रेंज होगी आपकी जीरो से लेके पाई माइनस आपका क्या होगा आपका पाई बाई टू, ये आपका क्या होगा सेक इनवर्स एक्स की रेंज होगी, मतलब जीरो से लेके पाई माइनस पाई बाई टू आपकी उसकी रेंज होगी। ठीक है, तो ये जो ग्राफ होगा 6 वाला जो ग्राफ है ये आपका ग्राफ होगा आपका सेक इनवर्स एक्स का ग्राफ होगा, सेक इनवर्स एक्स का ग्राफ होगा। अच्छा अब इसका मैं बात करूं सेक इनवर्स एक्स का ग्राफ कहाँ से बनाया है, ये जो ग्राफ आपका क्या कोस इनवर्स एक्स है, कोस इनवर्स एक्स की हेल्प से बनाया है, तो ये मैं हटा देता हूँ, ये कोस इनवर्स एक्स का ग्राफ है। तो कोस इनवर्स एक्स के अलावा का जो भी रीजन है वो आपका क्या होगा सेक इनवर्स एक्स हो गया। ठीक है, अच्छा अब मैं यहाँ पे बात करूँ डोमेन, तो एक्स की वैल्यू देखो ये आपका माइनस वन से लेके माइनस इन्फिनिटी तक जा रहा है और वन से लेके इन्फिनिटी तक जा रहा है, तो डोमेन आपके माइनस वो इन्फिनिटी से लेके माइनस वन यूनियन वन से लेके इन्फिनिटी। रेंज की बात करूं तो देखो ये आपके पाई से लेके आपका क्या होगा पाई बाई टू तक जा रही है, और जीरो से लेके आपका क्या है पाई बाई टू तक, मतलब पाई बाई टू इंक्लूड नहीं हो रही, तो मैं क्या बोल सकता हूँ जीरो से लेके पाई माइनस आपका क्या पाई बाई टू से क्या होगी रेंज होगी। अच्छा अब इसका बिहेवियर देखो, x की वैल्यू बढ़ाने पे y की वैल्यू बढ़ रही है, x की वैल्यू बढ़ाने पे y की वैल्यू बढ़ रही है, तो ये जो फंक्शन होगा ये आपका क्या होगा इंक्रीजिंग फंक्शन होगा। ठीक है, तो बस ये चीज याद रखना, आपका डोमेन रेंज और ग्राफ का बिहेवियर, ये चीज एक बार याद रख लेना। ठीक है, एक बार मैं साइड में हट जाता हूँ जिससे आपका क्या सारे रिजल्ट एक बार अच्छे से लिख लो। ठीक है बेटा, ये आपका इंपॉर्टेंट वाला था। अच्छा अब इसमें क्वेश्चन कैसे आएगा, डोमेन रेंज में काफी क्वेश्चन आते हैं इनवर्स से, तो आपको याद रखना है, मान लो कोसेक इनवर्स ऑफ इनपुट ऐसा दे दिया है। अब कोसेक इनवर्स की जो डेफिनेशन क्या होती है, इनपुट की वैल्यू आपकी क्या माइनस इन्फिनिटी से लेके माइनस वन यूनियन वन से लेके इन्फिनिटी, तो मैं क्या बोलूँ जो इनपुट होगा उसकी वैल्यू बोल सकता हूँ माइनस इन्फिनिटी से माइनस वन यूनियन वन से लेके इन्फिनिटी, उसके बेसिस पे मैं एक्स को वैल्यू सोल्व कर लूंगा, उससे आपका क्या होगा आंसर आ जाएगा। सिमिलरली रेंज में भी आपका ग्राफ से देख सकते हो या फिर उसकी वैल्यू ऑब्जर्व करके देखना, कैसे क्वेश्चन रहेंगे हम आगे देखेंगे। ठीक है, तो ये उसके क्या है बेसिक ग्राफ डोमेन और रेंज थी। आई होप ये चीज आपको क्लियर होगी और ये चीज आपको याद रखनी है और कोई अल्टरनेट नहीं है।
अभी से याद रख लोगे तो बेटर है, नेक्स्ट चैप्टर में आपको याद रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, अभी से याद हो जाएगी तो बहुत बढ़िया रहेगा। ठीक है, चलो आगे देखते हैं हम लोग लोगरिथमिक और एक्सपोनेंशियल फंक्शंस।